हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो पीएसआर ऑप्शनल स्टूडेंट्स तो आज काफ़ी खुश होंगे। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर फील कुछ ऐसी आई कि जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी सेक्शन था वो ज़्यादा पीएसआर जैसा लग रहा था देन पीएसआर ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन बी। और पेपर 1 सेक्शन ए भी हम कहेंगे कि मोर ओवर ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, राइट। शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक कुछ थीम्स मैंने सजेस्ट की थी आपको आपके ही टेलीग्राम ग्रुप में, जो ओपन टेलीग्राम ग्रुप है। उसमें से 14 में से 11 थीम्स जो हैं वो एग्जैक्टली आपको पेपर 1 जो आपका भी हुआ है उसमें मिल जाएंगी। इस पीडीएफ को आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं, ये आप मैंने शेयर किया था। लेट मी शेयर, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया इसमें। तो पॉइंट ये नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गेस करना। ये केवल मैं इसलिए शो कर रहा हूं क्योंकि सो दैट यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट नेक्स्ट ईयर। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करने वाले हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे। जो इस बार हमारे स्टूडेंट्स ने दिया है एग्जाम, तो दे वुड डेफिनेटली एक्सेल। ठीक है, कोई बात ही नहीं है। और ये गेस करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आपको बता दूं। रीजन, मैंने ऑलरेडी आपको पीएसआर की बेसिक किट दी हुई है और इसी तरीके से आपको पढ़ाया कि व्हेन यू स्टार्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक जस्ट रेफर पीवाईक्यूज, राइट। और उसके बाद आपको पता लग जाता है इस पर्टिकुलर सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे पेपर 1 सेक्शन ए, टॉपिक नंबर 1, अरे है क्या हमारे सिलेबस में, पॉलिटिकल थियोरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। और बताया आपको 4 ही थीम्स है जो वहां से आती हैं। उसमें से एक थीम जो आपको प्रैक्टिस कराई और लगातार उस पर पैटर्न पर आपको हाईलाइट किया है, वो क्या है? अरे टाइप ऑफ अप्रोचेस से एक अप्रोच से क्वेश्चन आना ही है। फिलोसफिकल अप्रोच से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पीएसआर ऑप्शन का पेपर ही पहली बार देखा है, दे डोंट नो द स्ट्रक्चर, तो बता दूं जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है उसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्कर, और ये कंपलसरी हैं। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी ई ये पांचों करना है, 50 मार्क्स का इसका वेटेज है। ऐसे जब हम सेक्शन बी में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन 1 यानी कि क्वेश्चन 5 ओवरऑल, वो भी आपका कंपलसरी होता है, उसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। तो यानी कि आपका 100 मार्क्स का तो आपका 10 मार्कर क्वेश्चन है जिसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। बाकी क्वेश्चन जैसे आप सेकंड यानी कि 2 3 4 और 6 7 8 आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको 20 मार्कर मिलेगा। जैसे यहां पर ये देखिए 20 मार्कर। फिर बाकी दो क्वेश्चन आपको 15 मार्कर दिखेंगे। अब इनको कैसे सेलेक्ट करना है? सारे नहीं करने आपको, 8 के 8 नहीं करने। जैसे फर्स्ट में 5, फिफ्थ में 5, वो तो करने ही है, राइट। उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको जिसमें कॉन्फिडेंस दिखे, मैं तो आपको सब में ही कॉन्फिडेंस अभी दिखा दूंगा क्योंकि डायरेक्ट है ज्यादातर क्वेश्चंस। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसके आपके पास कंटेंट ना हो, और अगर ना याद आ रहा हो तो अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें आपको जो 2 3 4 एंड देन आपका 6 7 8 है, उसमें से एक एक क्वेश्चन तो आपको दोनों सेक्शन से पिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चॉइस कैसे रखें, पहले एक बार देख लें सारे पेपर को, उसके बाद ही सेलेक्ट करें। जैसे आपने सेकंड यहां से सेलेक्ट कर लिया और फिर आप फिफ्थ पे गए, सिक्स्थ आपने यहां से सेलेक्ट कर लिया, तो ऑलरेडी आपके दो हो गए। अब एक और आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि कंपलसरी के अलावा 3 ही आपको सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। 3 सेलेक्ट करने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपने फिफ्थ को चूज किया तो, या सिक्स को चूज किया तो उसका मतलब है 20 15 15, भाई ये तीनों करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब सबसे पहले तो आपको इंतजार है कि सर एक बार गो थ्रू करा दीजिए क्या आया है। ये लीजिए। अच्छा, ये जो लास्ट मोमेंट पे मैंने थीम्स आपको दी थी, ये आपको यहां पर मिल जाएंगी अलॉन्ग विद इंटरलिंकेज पीडीएफ जो शेयर की गई थी, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस पर भी अभी मैं आपको शो करूंगा। जेनरिक आइडिया बहुत लोगों के पास होगा, एक बार देखकर कहना कि अरे यार ये क्या ही पूछ लिया है, केक वॉक है ये। मार्क्स किसको मिलेंगे? जिसके आंसर की स्ट्रक्चरिंग में वो इंटरलिंकेज होगी, जो टॉपिक के साथ भी कनेक्ट होगी और कंटेम्प्रेरी थीम के साथ भी कनेक्ट होगी। और करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो थीम भी आपको यहां पर मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपका शशांक त्यागी फॉर यू। आप पीएसआर टॉपर सर्च करेंगे तो पीएसआर शशांक त्यागी आ जाएगा। यहां पर सर्च में जाइएगा, या सर्च में क्या, एक सेकेंड। यस, स्क्रॉल अप कर लेंगे, अब मिल जाएगी आपको थीम।
ये रहा, ये हमने शेयर किया था 29 अगस्त को। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थीम्स का सिलेक्शन भी दिख जाएगा, ठीक है। और वैसे जो मैं यहाँ पर मंथली आपके साथ जो अभियान मैंने चलाया हुआ था आंसर राइटिंग का, उससे भी हमारे क्वेश्चंस लगातार हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट भी किया है, यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। ये जो क्वेश्चंस है, कुछ थीम्स आपको हाईलाइट करिए। तो अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्री इनिशिएटिव में कर रहे होगे तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा। चलिए अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये बातें हमारी ग्रेजुअली हो जाएंगी। इंटरलिंकेज पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी, आप सर्च कीजिएगा इंटरलिंकेज, यहीं आ जाएगी। इंटरलिंकेज, मैं अभी इसको फाइल सेक्शन में आपको मिलेगी, लेकिन मैं भी दोबारा उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। फाइल सेक्शन में जाके इंटरलिंकेज सर्च कर लीजिएगा। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फिलोसफिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल थियरी। आ जाइए अब यहां पर, फिलोसफिकल अप्रोच, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लिया, राइट। 10 मार्कर क्वेश्चन है, अराउंड 150 वर्ड्स। याद करो, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, याद आ रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच में अरे सबसे पुरानी अप्रोच है कौन सी? फिलोसफिकल अप्रोच। तो यानी कि आपके पास क्या क्या कीवर्ड्स कनेक्ट होने चाहिए टू राइट इन 150 वर्ड्स। नॉर्मेटिव अप्रोच है ये, राइट। नॉर्मेटिव क्यों? इट टॉक्स अबाउट नॉर्म्स, ये नॉर्म्स की बात करती है, ये फोकस करती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। फिलोसफिकल अप्रोच कैसे आइडियाज को डील करती है? लाइक जस्टिस, लाइक राइट्स, लेटर पार्ट में राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, ऐसे आइडियाज हैं जो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशन, एंशिएंट टू मॉडर्न, हमने इसका एवोल्यूशन देखा है, राइट। जैसे सबसे पहले हमने इसको नॉर्मेटिव, देन उसके बाद बिहेवियरल, देन पोस्ट बिहेवियरल। इन पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच एज वेल वी हैव सीन इंक्लूजन ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच। याद आ रहा है कुछ? अभी याद आ जाएगा। एंशिएंट टाइम में, मतलब जब आप इंट्रोड्यूस करें तो यू कैन कोट दिस इज अमंग द ओल्डेस्ट अप्रोचेस विद इन द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी अप्रोचेस, having normative significance, dealing with questions like liberty, equality, justice, etc. Prominent scholars being Plato, Rawls, Aristotle भी है, Rawls भी, कुछ एक दो नाम, राइट। फिर जिनके बारे में आपने कोट किया है, अब उनकी थ्योरी को थोड़ा आपको एक्सपेंड भी करना चाहिए। Means when you talk, when you're talking about Plato, when you're talking about Rawls, just give a reference of how these thinkers actually used philosophical approach, right? तो देखो एक रूल ध्यान रखना, भले कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन आ गया, मैंने और भी थीम्स बताई थी, ठीक है, जिसमें से जैसे रॉल से मैंने थीम्स बताई थी आपको कि यार 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लो, 10 मार्कर क्वेश्चन, 15-20 मार्कर क्वेश्चन में रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस और या क्रिटिक, ठीक। अब वहां पर हम अभी करेंगे वो रॉल्स की डायरेक्ट थीम से क्वेश्चन आया, लेक्सिकल ऑर्डर से क्वेश्चन आया है, लेकिन वहां पर भी आपको बताता कि देखो अगर 10 मार्कर भी है तो उसमें भी कम से कम 18-20 रूल ध्यान रखो। मतलब यार 80% तो हम वही लिखेंगे जो कहा गया, क्योंकि क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव है दैट इज एक्सप्लेन, तो इसका मतलब हम एक्सप्लेन करेंगे भाई फिलोसफिकल अप्रोच को, राइट। एक्सप्लेन फिलोसफिकल अप्रोच, लेकिन 20% वर्ड्स यानी कि जो लास्ट पार्ट है आपका, उसमें हम मेंशन कर सकते हैं क्रिटिक को भी। क्रिटिक फॉर एग्जांपल, फिलोसफिकल अप्रोच का क्रिटिक कौन होगा? याद करो, अरे कॉम्बिनेशन याद रखा करो, कभी क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अगर ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, तो इसका क्रिटिक कौन करेगा? बिहेवियरल अप्रोच वाले करेंगे,
क्यों क्रिटिसाइज करेंगे, व्हाट आर द पॉइंट्स. इट सीम्स लाइक दिस अप्रोच इज डिस्टेंट फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज and unable to solve the practical political problems, means lack scientific approach that is visible in many other disciplines within humanities. आपको याद आ रहा है ये चैलेंज ये झेल रही थी फ्रॉम बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस या बिहेवियरल पॉलिटिकल अप्रोच, तो उसको सीधा सा इंटरलिंक करके हम क्रिटिक वाला साइड करेंगे. कंक्लूजन वाला जो साइड है, तो अगर आप ध्यान रखें तो यार एक ब्रीफ हमने करा, यहां पर एक्सप्लेनेशन करा, एक्सप्लेनेशन में हमने थिंकर्स का भी दे दिया, उनकी थ्योरी को भी कोट करेंगे, फिर हमने क्रिटिक कर दिया, और लास्ट वाले पार्ट में सिग्निफिकेंस पर भी फोकस करें. सिग्निफिकेंस का मतलब पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन हैज दिस इनेट एसेंस ऑफ बीइंग गाइडिंग लाइट, एंड गाइडेंस कैन ओनली कम फ्रॉम philosophical principles because they are based on some more ideas of morality, right? कुछ और थिंकर्स को अगर आप कोट करना चाहे, कांट एटसेट्रा, इनको भी कोट कर सकते हैं. ठीक है, अभी हमारे सामने क्योंकि अभी पेपर 2 भी आने वाला है, तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक बार गो थ्रू करके हम कॉन्फिडेंस हासिल कर लें कि यार क्या आया है पेपर में, कैसे उसको अप्रोच करना था. फिर मैं एक और सेशन लूंगा, उसमें मॉडल आंसर्स भी आपके सामने लिखूंगा. ठीक है, जस्ट आप मतलब इसके बाद, मतलब पहले पेपर 1 पेपर 2 का एक ओवरव्यू ले लें हम. ठीक है, लेकिन इससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस तो मिल जाएगा इसी बात से भी कि मैं कंटेंट पर भी फोकस कर रहा हूं इस सेशन में. नाउ 1B देखिए, राइट अ नोट ऑन रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी लिबर्टी फ्रॉम मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव. अरे सबसे पॉपुलर डिबेट है भाई, पॉलिटिकल थियरी वाला पार्ट पढ़ते हो तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन तीनों के बीच में जो इंटरलिंकेज है, ये तो सबसे पॉपुलर डिबेट है कि नहीं. तो शुरुआत कैसे करेंगे, मैं यहीं पे लिख लूं. तो याद करो क्लासिकल लिबरल क्या कहता है, यही लिख लेते हैं भाई, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इन दोनों के रिलेशन की बात कर रहा है मल्टीकल्चरल से. वैसे लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इनका जो डिबेट है वो शुरुआत कहां से होता है. अरे इनका डिबेट तो हम लिबरल स्कूल ऑफ थॉट के जेनेसिस से ही देखते हैं, where classical liberalism was criticized to be tilted more towards liberty and compromising equality, whereas later we have seen that socialism as a school of thought was challenged, that it has focused more on equality and compromised liberty. What multiculturalism is doing, ये एक unique dimension दे रहा है to this debate of liberty equality. It's not about कि कौन ज्यादा जरूरी है. मल्टीकल्चरलिज्म कह रहा है कैसे जरूरी है, जरा नया चश्मा पहनिए. वो चश्मा क्या है, चश्मा है कल्चरल कंटेक्स्ट का, या आप कह सकते हैं कल्चरल जस्टिस का. ये फोकस कर रहा है कि अगर आप माइनॉरिटीज की बात करेंगे तो मींस यू नीड टू टॉक अबाउट अफर्मेटिव एक्शंस. You need to talk about special rights in cultural context. कुछ स्कॉलर्स आपको जो कोट करने हैं, याद आ रहा होगा अब तक तो आपको, विल किमले का, भिखू पारेख, राइट, प्लस मैंने क्या कहा, कुछ कंटेम्प्रेरी कनेक्ट भी आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in context of recent debate emerging from neo-conservative political thought in European countries, questions on the fundamentals of multiculturalism are being raised. Example, if a particular kind of attire, particular kind of, you can say, cultural attributes are being questioned to be, you can, alien or having no space in public place, then that particular idea can only be analyzed from multiculturalism perspective. तो कहने का मतलब मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि भाई कोई अपने कल्चर को घर पे थोड़ा छोड़ के आएगा, अगर कोई पब्लिक प्लेस में आता है तो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, जो भी उसके विचार हैं उसको लेकर आता है. तो ऐसे में उसकी रिलीजन को, उसके कल्चर को, उसको पब्लिक स्पेस में भी ऐसे जगह मिलनी चाहिए जिससे कोई थ्रेट अगर दूसरे को नहीं हो रहा तो दे शुड बी अलाउड, राइट. तो यानी कि जो विल किमले का
भीखू पारेख के जो व्यूज हैं वो एकोमोडेट कर रहे हैं ऐसी फ्रीडम को जो कल्चरल फ्रीडम के कंटेक्स्ट को भी एकोमोडेट करे। वो ऐसी इक्वालिटी को अकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं जहां पर अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज भी हों, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज के लिए, है कि नहीं। तो डायरेक्ट वहां से इस थीम से क्वेश्चन आ गया। मतलब मैं तो कहूंगा बहुत रिपीट होने वाली थीम है, ये तो बच्चों के टिप्स पे रहती है, राइट। यूपीएससी ने इससे पहले इसी पेपर में इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे हैं। मतलब उसको 15 मार्कर में रख दिया और कह दिया लिबर्टी इक्वालिटी की डिबेट को आपको एग्जामिन करना है फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। वो था क्वेश्चन भाई, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, जहां पर आपका एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को एकोमोडेट कर रहा था। लेकिन यहां तो डायरेक्टली बोल दिया भाई मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव से बता दो, है कि नहीं। एक्सप्लेन द मैकफर्सन्स व्यू ऑन पावर। तो मैकफर्सन्स व्यू ऑन पावर याद आ रहा है, सीधा आपको स्टार्ट कैसे करना है। यू नीड टू टॉक अबाउट कंटेक्स्ट क्या है मैकफर्सन का व्यू। अरे क्रिटिक टू लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन वेस्ट बीइंग कंसिडर्ड ट्रूली प्लूरलिस्टिक। कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं पावर के ना दो कंपोनेंट हैं, याद आ रहा है, एक्सट्रैक्टिव पावर और डेवलपमेंटल पावर। सो व्हाट काइंड ऑफ पावर इज बीइंग प्रोपेगेटेड इन लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स अंडर द गाइज ऑफ कैपिटलिज्म? इट इज एक्सट्रैक्टिव पावर विच इज, अरे याद आ रहा है कुछ, मैकफर्सन पावर एक मैट्रिक्स भी आपको क्लास में बनाकर दिखाई थी। एक्सट्रैक्टिव पावर, डेवलपमेंटल पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर में क्या था, इट इज अबाउट डोमिनेशन। But how this domination works in these systems? In capitalism, choices get tamed by those people who have actually economic power. कहने का मतलब जिसके पास इकोनॉमिक पावर है तो दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस द चॉइसेस ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन सच इकोनॉमिक सिस्टम्स। सो एक्सट्रैक्टिव एंड डोमिनेशन वाला जो सेक्शन है वो क्या करता है, वो इसी को पावर मानता है। जबकि डेवलपमेंटल पावर का मतलब होता है विच इज अबाउट द चॉइसेस विच पीपल कैन मेक फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। सो इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम, इट टॉक्स अबाउट choices, it talks about individual and community development. So what Macpherson was saying कि this is not present in liberal democratic systems, that's why we need to change. याद आ रहा है। तो हमें उसी अप्रोच को यहाँ पर बताना, तो क्रिटिक से बताना है, फिर इसको एक्सपेंड करना है, इसकी सिग्निफिकेंस पर बात करनी है। अभी मॉडल आंसर्स वाला डिस्कशन में लूंगा इसके बाद, जिसमें मैं बोर्ड पर आपके सामने इंट्रोडक्शन क्या, मैं टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन बता दूंगा कि देखो एक ये इंट्रोडक्शन अगर आपने लिखा है तो भी ठीक है, अदर ये भी इंट्रोडक्शन हो सकता है। इंट्रोडक्शन को चेक कैसे कर सकते हैं, बॉडी में क्या क्या कंपोनेंट आने हैं वो सब कुछ। लेकिन पहले फर्स्ट इंप्रेशन में आपको एक क्लैरिटी दे दूं कि करना क्या था, कैसा ये पेपर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन इटालियन एंड जर्मन ब्रांड ऑफ फासिज्म। फासिज्म, इटालियन एंड जर्मन। एक वर्ड अगर आपके दिमाग में आए जो इनको यूनिफाई करता है, क्या क्या लिखेंगे आप, कहेंगे ऐसे। लेकिन क्वेश्चन तो डिफरेंस पे पूछा है ना। देखो जब ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करो ना तो उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड से आप शुरू कर सकते हो जो दोनों को लिंक करते हो। तो दोनों ही जो आइडियाज हैं, इटालियन एंड जर्मन फासिज्म, ये ऑथोरिटेरियन है, राइट। हना के कमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, वो टोटलिटेरियन वर्ड यूज करती हैं, राइट। दोनों स्टेटिस्ट आइडिया है। तो ऐसे दो तीन कीवर्ड इससे हम इंट्रोड्यूस कर लें, राइट। लेकिन क्योंकि डिफरेंस के बारे में, तो इंट्रोडक्शन की जो लास्ट कुछ लाइंस हैं, मतलब लास्ट लाइन हो या फिर लास्ट दो तीन कीवर्ड हो, उसमें आप ऐसा बता दें, बट दे डिफर ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ देयर इवोल्यूशन। अब वो क्या है, जैसे हम इटालियन की बात करते हैं तो यहां पर हम एक्चुअली स्टेटिज्म पर ज्यादा फोकस करते हैं, स्टेट पर ज्यादा फोकस है। मींस यहां पर अल्ट्रा नेशनलिज्म का इस्तेमाल है, यहां पर कॉर्पोरेटिज्म का इस्तेमाल है। कॉर्पोरेटिज्म जब मैं आंसर लिखवाऊंगा तो उसमें मैं एक्सपेंड कर दूंगा आपको कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर स्टेट इज एक्टिंग लाइक नेगोशिएटर बिटवीन syndicates of workers and capitalists, so corporatism.
लेकिन अगर हम जर्मन की बात करें तो जर्मन में हमें रेस थियरी का इस्तेमाल मिलता है, गोबिन्यू के आइडियाज का इस्तेमाल मिलता है, यहां पर हमें एंटी सेमिटिज्म मिलता है, राइट। आर्यन रेस थियरी का इस्तेमाल, गोबिन्यू का आइडिया, कल्चरल नेशनलिज्म, मोर लैंड फॉर जर्मन्स एटसेट्रा, उन वाले आइडियाज को यहाँ पर एक्सपेंड करना है जो क्लास में हमने डिस्कस भी करे थे। अभी मॉडल आंसर में मैं एक्सपेंड भी कर दूंगा। लेकिन बात समझ में आ रही है आपको? जब आप कंक्लूजन वाली साइड जाएंगे तो हालांकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई देखो, मेंशन द डिफरेंस, डिफरेंस पर बात आ गई। जब हम कंक्लूजन वाली साइड जाएंगे तो उसमें अल्टीमेटली हम ये भी बता दें कि देखो जो सिमिलरिटीज हैं विच दे सीम्स टू बी मोर प्रोमिनेंट देन द डिफरेंसेस, क्योंकि आफ्टर सम टाइम वी हैव सीन व्हेन दे बिकेम द, यू कैन से, forces aligning with each other from political and foreign policy perspectives, security perspectives, तो उसके बाद हमने देखा कि उनमें कुछ आइडियाज को लेकर और एक्टिविटीज को लेकर एसिमिलेशन भी आया है। अरे इस वाले एंगल से हम कंक्लूड करेंगे। नाउ अगर कोई कंक्लूड करना चाह रहा है किसी क्रिटिक से, देन दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। एक्सप्लेन ब्रीफली द एलीट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। याद करो, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एलीट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी कौन याद आ जाना चाहिए आपको? पेरेटो आना चाहिए, मॉस्का आना चाहिए, रॉबर्ट मिशेल्स आना चाहिए। कुछ याद आ रहा है? अरे what is elite theory democracy? मतलब elite theory of democracy is putting a critique over the traditional ideas of democracy which consider that actually democracy is about rule by people, right? तो जैसे मॉस्का का आपने व्यू बताया कि अल्टीमेटली रूलिंग माइनॉरिटी होती है और रूल्ड मेजॉरिटी होती है। आयरन लॉ फॉर ओलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल्स। इवन इन democracies where multiple parties exist but within party, inter-party democracy remains absent or minimal. It means some families or some people, they concentrate power within them. Pareto, circulation of elite. It means there are democracy in terms of institutions, but in reality, power actually transfers within the elite. पावर एलीट का कॉन्सेप्ट है आपका, जिसमें कि यूएस का कॉन्सेप्ट है कि यूएस में अल्टीमेटली पावर इज कंसेंट्रेटेड इन 3 हेड्स। याद आ रहा है? फेडरल पॉलिटिशियंस, टॉप मिलिट्री जनरल्स एंड बिग कॉर्पोरेट्स। याद आ रहा है? तो उसी का एक्सपेंशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका, क्योंकि एक्सप्लेन ब्रीफली एलीट थ्योरी डेमोक्रेसी है तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज Marxist and liberal approach towards the state, on what ground the theoretical difference between them are premised? Explain. मतलब इससे डायरेक्ट और क्या पूछ ले यूपीएससी आपसे? अरे थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ते हो तो थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ते समय आपकी सबहेडिंग्स है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, जिसमें आप लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ते हो, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ते हो, और दोनों के कंपैरिजन पे पीवाईक्यूज भी आ चुके हैं, हमने क्लास में भी आंसर राइटिंग कर चुकी है, टेस्ट में भी आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो याद करो, सी द डिफरेंसेस लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो देखो, पहले पूछा व्हाट इज, तो व्हाट इज का मतलब है कि एक ब्रीफ कंटेक्स्ट बताओ, ठीक। उसके बाद ऑन व्हाट ग्राउंड डिफरेंट थ्योरेटिकल डिफरेंसेस, फिर जो आपके उस टॉपिक के अंदर जो हमने सबहेड्स डाले थे उन सबहेड्स पर आ जाओ। एग्जाम्पल जैसे ब्रीफ में बताएं, अगर हम लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो वो स्टेट को क्या मानती है? न्यूट्रल मानती है। वो स्टेट को क्या मानती है? स्टेट रिप्रेजेंट्स विल ऑफ पीपल, लाइक आइडिया ऑफ जनरल विल, है ना। वो मानकर चलती है कि स्टेट इज एल्ट्रिस्टिक, स्टेट इज एमेंसिपेटर, वो ये आइडियाज में विश्वास रखती है। लिबरल, इतना हमने बताया। अभी जो आइडिया है रिगार्डिंग राइट्स, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हम इस वाले जो पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट है, ऑन व्हाट ग्राउंड पूछा है तो उसमें एक्सपेंड कर देंगे, राइट। फिर मार्क्सिस्ट क्या मानता है? मार्क्सिस्ट कहता है कि स्टेट इज लाइक एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, राइट, एंड देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट विच इज एंटेगनिस्टिक, रिकंसाइल हो ही नहीं सकता। और स्टेट सर्व करती है किसको? रूलिंग क्लास को, यहां पर कैपिटलिस्ट क्लास को। जो सेकंड वाला पार्ट है फिर उसमें हम एक्सपेंड करेंगे।
आप अपनी बॉडी, आंसर की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लें। पहले जहां लिबरल के बारे में ला रहे हैं तो वहां पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिबरल्स को ले आइए, राइट। क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, मार्क्स ऐसे ही तो कमाए जाएंगे। तो जैसे क्लासिकल लिबरल का आइडिया है, तो क्लासिकल लिबरल के हिसाब से स्टेट, लिमिटेड स्टेट, मिनिमल स्टेट, थिंकर्स लाइक लॉक, मिल, राइट, जेनेसिस ऑफ स्टेट एज पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, याद आ रहा है। देन कॉन्सेप्शन ऑफ राइट लाइक नेचुरल राइट, लॉक का आइडिया, अरे यही तो डिफरेंसेस बताने प्रेमाइसेस, राइट। तो ऐसे ना स्ट्रक्चर कर लो, क्रिएटिविटी का टाइम नहीं मिलता आपको एग्जाम में। यू नीड टू हैव फ्रेमवर्क्स, रेडी फ्रेमवर्क्स कि ऐसे ही करना है। अगर लिबरलिज्म का मुझे थ्योरेटिकल डिफरेंसेस बताना है, प्रेमाइसेस का डिफरेंस बताना है, तो पहले कि कहाँ से आया, क्लासिकल से आया, आइडियाज यहाँ से स्टार्ट हुए, प्रोमिनेंट थिंकर क्या है, बेसिस ऑफ स्टेट क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेट क्या है, राइट। इन ये फ्रेमवर्क्स हो गए। ऐसे ही फिर वहां पर पॉजिटिव लिबरल को ले आओ। पॉजिटिव लिबरल में किसको रखोगे, मॉडर्न को, यहाँ पर क्लासिकल को और नियो को रखोगे नेगेटिव में, वहां पर मॉडर्न और सोशल लिबरल को। मॉडर्न सोशल लिबरल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेट लिमिटेड थी, वहां पर स्टेट अब वेलफेयर स्टेट बनेगी, वेलफेयर फंक्शन करेगी, राइट। तो वाले आइडियाज को एक्सपेंड कर देंगे। जब मार्क्सिस्ट में आएगा तो ऐसे ही सेकंड पार्ट में मार्क्सिस्ट में अगर मार्क्स कमाने हैं तो हमें मार्क्सिस्ट केवल बेसिक नहीं, हमें उसके अंदर जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट आइडिया रिगार्डिंग स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम दी न्यू मार्क्सिस्ट आइडिया। जैसे अब न्यू मार्क्सिस्ट को एक्सपेंड करोगे तो आप ग्रैम्सी के आइडिया को कोट कीजिए, आप मतलब उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं ना। न्यू मार्क्सिज्म में आप ग्रैम्सी को कोट कर सकते हैं, क्रिटिकल स्कूल, फ्रैंकफर्ट डिवीजन ला सकते हैं, थियोडोर एडोर्नो के आइडिया को कोट कर सकते हैं, हर्बर्ट मर्क्यूज को कोट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली वहां से क्या होगा कि इंटीग्रल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा, जहां पर न्यू मार्क्सिस्ट में स्टेट का मतलब केवल गवर्नमेंट नहीं होता, वहां पर इंटीग्रल स्टेट में स्टेट प्लस सिविल सोसाइटी दोनों का फंक्शन आ जाता है, राइट। तो आई थिंक अब क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि हाँ ये करना था, ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। अगर यहां तक क्लियर है जस्ट मेंशन यस इन कमेंट्स। एक सेकंड में आपके जरा कमेंट्स भी देखता हूं, मैं स्क्रॉल अप कर लूं इसको, ठीक है, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर प्रेजेंट्स अ डिफेंस ऑफ द ओपन सोसाइटी अगेंस्ट इट्स एनिमीज, एलेबरेट। कार्ल पॉपर तो हीरो है आपके, कारण में से नहीं होते कार्ल पॉपर। आप प्लेटो पढ़ते हो, वहां पर क्रिटिक में कार्ल पॉपर सेइंग प्लेटो इज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, राइट, याद आ रहा है। फिर हम इन डिफेंस ऑफ प्लेटो भी पढ़ते हैं, जिसे कार्ल पॉपर को बैलेंस कर सकें। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो आपके नोट से बाहर आ जाए, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब सिलेबस से ही आया, सिलेबस से बिल्कुल बॉल कोई ना ऑफ स्विंग है, मतलब सीधी बॉल डाल दी है, मतलब इस ऐसी बॉल डाल दी है। चलिए अब देखिए, कार्ल पॉपर प्रेजेंट्स अ डिफेंस ऑफ ओपन सोसाइटी अगेंस्ट इट्स एनिमीज, एलेबरेट। तो यहां देखो प्लेटो का नाम नहीं लिया, हम प्लेटो को यूज करेंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट को के कंटेक्स्ट को आपको इंट्रोडक्शन में बताना होगा। तो आप बताइए, जैसे कार्ल पॉपर व्हेन डिफेंस ऑफ ओपन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज ओपन सोसाइटी। तो कार्ल पॉपर टॉक्स अबाउट फ्रीडम, talks about that there should be limitations on state. He is criticizing such thinkers, such theories which represent themselves as universal. He actually postulates the idea that any theory which actually fails on the premise that they are not open to discussion, they are closed system, तो closed system shall become exploitative, राइट। तो एक कंटेक्स्ट बताने के बाद फिर हम ओपन करेंगे, जैसे प्लेटो के रेफरेंस में इन्होंने क्या कहा, क्यों वो कह रहे थे कि प्लेटो का जो फॉर एग्जांपल उनका फैमिली सिस्टम पर उनके जो व्यूज हैं, रेजिमेंटेड सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, चॉइसेस को लिमिट कर रहे हैं, फिलोसफर किंग के आइडिया की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड बी कंसिडर्ड अबव द बुक ऑफ मेडिसिन, तो हाउ इट वुड इंक्रीज टू मच पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, हाउ इट इज थ्रेट टू लिबर्टीज ऑफ द पीपल, आइडियाज को हमें एक्सपेंड करना है, राइट। तो क्योंकि प्लेटो से नहीं आया क्वेश्चन, यहां से आया, तो सिर्फ हम इतना करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को यूपीएससी मान लो कार्ल पॉपर का क्रिटिक वाला स्टेटमेंट देती ऑन प्लेटो, तो वहां पर मैं आपको कहता कि अगर एग्जामिन बोल दिया है तो ठीक है यार, डेविंसन के व्यूज को भी इस्तेमाल करो, इन डिफेंस ऑफ प्लेटो को भी करो, लेकिन अब आपको वो शोबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट प्लेटो, क्वेश्चन इज
Popper's concern. And Karl Popper's concern were not limited to Plato. In the second part of the answer, you need to also highlight Plato's, how Popper's views were very much applicable against the critique of fascism. Why Popper's views are important? क्योंकि जब भी ऐसे systems develop होते हैं जहां पर ladder of democracy का इस्तेमाल करके डेमागॉग बनते हैं, तो वहां पर सिविल लिबर्टीज सर्टेन होती हैं. हम उसको समझ पाएंगे अगर हम पॉपर के आइडियाज को समझे तो वो नाजी वाला यानी कि फासिज्म वाला जो एंगल है उस पर जो उनके क्रिटिक है उसको भी हमें एक्सपेंड करना. तो कुल मिलाकर एक जगह प्लेटो के आइडियाज को एक्सपेंड और कैसे उनमें यहाँ पर ओपन सोसाइटी का दुश्मन बता रहे हैं, और ऐसे ही नाजी कैसे ओपन सोसाइटी. सीधी बात है भाई, जो भी आइडिया क्रिटिकल रीजनिंग को थ्रेटन करेगा, मिथ्स पर बेस होगा, रेशियल थियरी, हाई ब्रीड लो ब्रीड की बात करेगा, जो डायनेमिज्म है सोसाइटी का उसको रोकेगा, हर वो आइडिया क्या है, ओपन सोसाइटी का एनिमी. और यही आइडियाज हमें इनमें मिलते हैं. तो जो मैंने कीवर्ड्स आपको बताए, इन्हीं कीवर्ड्स के बिल्ड बेसिस पर आपको यहाँ पर एक्सपेंड करना था. राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है. एक्सप्लेन हाउ रॉल्स यूज्ड लिबरल एंड इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव टू डेवलप हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. अरे याद करो, रॉल्स का वर्क थ्योरी ऑफ जस्टिस करना क्या चाह रहे थे? एक यूनिवर्सल, एक रेशनल, प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश कर रहे थे. जो कीवर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, प्लीज यूज दीज कीवर्ड्स विद इन द इंट्रोडक्शन, है ना. अब प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस कब बन सकती है? जब उसमें एकोमोडेट होंगे बोथ ऑफ दीज आइडियाज, मींस लिबर्टी एंड इगैलिटेरियन, बोथ पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करना पड़ेगा. और याद करो किस कंटेक्स्ट में उनका ये वर्क आया था. टू एकोमोडेट द क्रिटिक क्राइसिस विच वाज बीइंग फेस्ड बाय लिबरलिज्म. तो कहा जाता है ना कि ये जो कर रहे थे, ये लिबरलिज्म को जो सोशलिस्ट चैलेंज मिल रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना वर्क दिया था. ऐसे इंट्रोडक्शन से वैल्यूटो को क्लियर हो जाएगा दैट यू नो द कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी. इट मींस यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ थ्योरी. भाई कंटेक्स्ट अगर पता है, भाई बनाया क्यों, तो क्या बनाया, ज्यादा चांसेस है पता ही होगा फिर आपको बॉडी पार्ट में, तो इवैल्यूएट पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा इंट्रोडक्शन में. तो यानी कि जो क्राइसिस वाला एस्पेक्ट है, जो चैलेंज वाला एस्पेक्ट है ऑन लिबरलिज्म, तो उस टाइम पर ये इनकी थ्योरी आती है. राइट, उसके रिप्लाई में आती है. अब प्राइमरली इसके आंसर की जो बॉडी पार्ट है उसमें है क्या, आपका एलईडी है. कुछ याद आ रहा है क्लास से, करना क्या है इसमें, ट्रिक बता दी आपको. अरे लेक्सिकल ऑर्डर, लेक्सिकल ऑर्डर में अगर फर्स्ट स्टेप जो है इन्होंने दिया है मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी को, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिबरल जो पर्सपेक्टिव है उसको उन्होंने यूज किया अपने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में, है कि नहीं, याद आ रहा है. अच्छा, मैक्सिमम इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो यानी कि जो इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव है इसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि लेक्सिकल ऑर्डर के बेसिस पर ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल दे रहे थे, विच विल बी प्रोसीजरल, यूनिवर्सल, रेशनल, है ना. फिर डी है डिफरेंस प्रिंसिपल. याद आ रहा है डिफरेंस प्रिंसिपल, इट मींस इफ सम पीपल आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड डिसएडवांटेज देन दे शुड बी गिवन एडिशनल हेल्प बाय द स्टेट, बट दैट इज थर्ड. राइट, तो इन दोनों को एकोमोडेट कर रहे हैं. जब आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो उसके बाद हाईलाइट कीजिएगा आइडिया ऑफ ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, इंडिविजुअल नॉट अवेयर ऑफ द सोशल कंटेक्स्ट व्हेन फॉर्मलाइजिंग यू कैन से प्लान ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के प्रिंसिपल्स को बनाते समय जो पर्सन है ओरिजिनल पोजीशन में, व्हील ऑफ इग्नोरेंस में, इंडिविजुअल का अपना कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट नहीं है. याद करो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमिन. तो ये जो तीनों कीवर्ड है ये भी शो कर रहे हैं कि ही इज टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, ही इज कंसर्न अबाउट मैक्सिमाइजिंग यू कैन से बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजिंग लॉसेस. तो अपने आप में ये भी क्या है, लिबरल प्रिंसिपल.
यहाँ पे भी इंडिविजुअल का कनेक्शन इससे हो रहा है, तो ये भी लिबरल प्रिंसिपल है। तो कहने का मतलब है कि ओरिजिनल पोजीशन का आइडिया, व्हील ऑफ इग्नोरेंस का आइडिया, एंड देन मैक्सिमम। ठीक, इतना हम यूज कर लेंगे, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, क्योंकि जो लिबरल है और इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव है, दोनों का एकोमोडेशन तो हमने इसमें दिखाई दिया, ये इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव, लिबरल पर्सपेक्टिव, और फिर यहां पर शो कर दिया कैसे बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्लियर बात? क्योंकि मैक्सिमम का मतलब क्या है? मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजिंग लॉसेस। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी डन ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, पब्लिक गुड्स का मतलब लिटरली सामान मत मान लीजिएगा, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे आप अपने पब्लिक लाइफ के गोल्स को भी अचीव करोगे, पर्सनल गोल्स को भी अचीव करोगे। राइट? ठीक है, तो आई वुड से डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, मतलब और क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? ठीक है, इस पेपर में तो खेल गए होंगे स्टूडेंट्स हमारे। नाउ प्रोवाइड अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिहेवियरल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। अगेन जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था अभी, अरे हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था क्या? पॉलिटिकल थियरी। कौन सी? फिलोसफिकल थ्योरी से पूछ लिया। मैंने कहा था इस वाली थीम से 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। राइट? ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पीएसआर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, उसके बाद देना चाह रहे हैं। मैं इसके फर्स्ट इंप्रेशन जो मैं कर रहा हूँ, इस पेपर का डिस्कशन जो मैं इस पर कर रहा हूँ, तो ये आपको मतलब ऐसे लेना है कि यार मुझे ना पैटर्न पहचानना है, मुझे ना अपने काम को आसान करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यार एक क्वेश्चन ना इस बार नहीं आया, लेकिन यूपीएससी पूछती थी डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो ऐसे फंडामेंटल जो वर्ड्स हैं उन पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछ लेती थी जो हम पेपर 1 सेक्शन में टॉपिक नंबर 1 में डिस्कस करते हैं। सेकंड, एक्चुअली रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो फर्स्ट रिसर्जेंस एंड डिक्लाइन इस पे पूछ लेती थी, तो इसमें वो डिबेट आ जाती थी, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी, देन बिहेवियरल पॉलिटिकल थियरी, एंड देन पोस्ट बिहेवियरल। ठीक है, ये वाला पूछ लेती थी। तो डिक्लाइन, रिसर्जेंस, तो 2 ये हो गए टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी में ये जो पूरा मैं एक स्टेटमेंट जो कहानी समझाता है ना, वो कहानी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब नथिंग मोर देन दैट। एवरी कीवर्ड इज कंप्लीटेड देयर। देन जो लास्ट है वो है टाइप। टाइप से देखो वहां पर एक क्वेश्चन आ चुका, अब दूसरा देखो ये भी टाइप से क्वेश्चन आ गया। तो जो हमने हमारी जो लास्ट थीम, जो पैटर्न में हम प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, ये उसी से क्वेश्चन है। पूछ लिया बिहेवियरल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में बताइए। अब याद करो, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है, क्या वो मॉडर्न टाइम की अप्रोच है? नहीं, अरे एंशिएंट टाइम से यूज हो रहा है उसका। तो मतलब ट्रेडिशनल अप्रोचेस में याद करो, अरे ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हम फिलोसफिकल अप्रोच की बात करते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करते हैं, हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करते हैं, जहां पर इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर किया जाता है। याद आ रहा है? लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। अरे भूल कैसे सकते हो यार? एरिस्टोटल ने अपने थियरी देने से पहले न्यूमेरस कॉन्स्टिट्यूशंस वर रेफर्ड बाय एरिस्टोटल। कुछ याद आ रहा है? तो व्हाट ही वाज रेफरिंग इन दोज कॉन्स्टिट्यूशंस, he was actually examining the institutions of those polities, what challenges they were facing, what solutions they could provide, this understanding, right? तो institutional approach डायरेक्टली आपके नोट्स में है, सीधा वो डालना है यहाँ पर। फिर behavioral approach याद करो, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद की अप्रोच डेविड ईस्टन, एलमंड। अरे जैसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हमने कोट कर दिया, जैसे एरिस्टोटल वाले एंगल को, फिर मैंने इंस्टीट्यूशंस, कंपैरिजन, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस, दैट इंस्टीट्यूशन टॉक्स अबाउट द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, roles of the different institution in order to provide the solutions in those polities. Institutions may differ on the basis of historical political context of societies. For example, that you will find monarchy in certain states but constitutional democracies in other states. Why? तो there is historical political angle. तो ये आपने समझा दिया पूरा। बिहेवियरल है तो जैसे डेविड ईस्टन की बात करी आपने, एलमंड की बात करी, उस समय चैलेंजेस क्या थे। दैट इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाज अबाउट फंक्शंस, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन,
It was about principles on the basis of which these institutions are going to work. In institutional approach, we actually read about ideas like separation of power, principle of separation of power, rule of law, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ये एग्जाम्पल हमने लिख दिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में. बिहेवियरल अप्रोच में हम कहेंगे इट टॉक्स अबाउट प्रोसेसेस, नॉट इंस्टीट्यूशंस. प्रोसेसेस लाइक इट टॉक्स अबाउट डेटा, quantification, verification, so that political science can also become closer to idea of natural science. Because in modern time, what was considered as truth? Science was considered as truth. So in order to increase the acceptance of political theories as true solutions to the predicaments of the post World War II times, this approach emerged, right? और इसी में फिर हम एग्जाम्पल्स भी देंगे, जैसे वोटिंग बिहेवियर, यानी कि इलेक्टोरल बिहेवियर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है कि नहीं. अब देखो ये सब लिखेंगे, इतना तो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके नोट से, सब लिखेंगे. लेकिन आपको एक्सपेक्टर लाना है तो यू शुड, मैंने हमेशा क्या सिखाया आपको, इंटरलिंकेज. लास्ट से लास्ट ईयर हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया, स्वाति, व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट. शी गॉट हेल्प इन, पहले जेनरिक कंटेंट सब जगह से पढ़ लिया उसने, लेकिन मेंस में अगर मार्क्स में बूस्ट करना था, इंटरलिंकेज वाज मिसिंग. 19th रैंक लास्ट ईयर, व्हाट ही वाज सेइंग, इंटरलिंकेज वाज मिसिंग. जब इंटरलिंकेज पर मैंने थोड़ा पुश किया कि देखो इसमें भी कोई क्रिएटिविटी नहीं, बच्चे सोचते हैं अच्छा इंटरलिंकेज कुछ ऐसा आइडिया है जो डेवलप करना पड़ेगा. भाई सेट पैटर्न्स हैं कि अगर इसकी बात कर रहे हो तो यार आंसर में मार्क्स कमाने हैं तो इसका यूज केस बता दो इंडिया के कंटेक्स्ट में. भले ही पेपर 1 सेक्शन ए का क्वेश्चन है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में यूज केस बता दो. एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि यार इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बिहेवियर और इंस्टीट्यूशनल दोनों में से कौन सी अप्रोच का आप यूटिलिटी देखते हो, बताओ. तो आप में से कुछ कहेंगे सर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच देखते हैं सर, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वी रीड ना, सो वी रीड अबाउट पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, राइट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. सर ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. अच्छा जी, बिहेवियरल अप्रोच का कोई यूज नहीं देखते आप. व्हाट अबाउट इलेक्टोरल बिहेवियर, व्हाट अबाउट कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन. अरे ये सब भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो. बिहेवियरल अप्रोच इट टॉक्स अबाउट दिस. तो अगर आप कंक्लूजन करोगे उसके एक्चुअल सिग्निफिकेंस से कि यार आप समझते हो कि यार ये वर्ड्स का एक्चुअल एप्लीकेशन है क्या हमारे आसपास, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब लॉजिकल सब्जेक्ट. इसके एसेंस से आपने इसको पकड़ लिया, आपकी मास्टरी है. तो ऐसे और मैंने उन स्टूडेंट्स को क्या सिखाया हु बिकेम टॉप स्कोरर, मैंने यही सिखाया कि यार इससे क्वेश्चन आए ना, ये लिखना है, दैट्स इट, यही पैटर्न है, इस पैटर्न को पकड़ लो. ठीक है. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जो पुराने नोट्स में, बुक्स में पुराने हैं, वो इवेल्युएटर जो प्रोफेसर्स जाते हैं वहाँ इवेल्युएट करने, वो भी पक जाते हैं देख देख के कि यार 50 कॉपी चेक करी, 50 में से 45 ने सेम एग्जाम्पल चिपका रखे हैं, तो मार्क्स भी एवरेज ही मिलेंगे. फिर ऐसे ही प्रसाद मिलेगा आपको. लेकिन अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल नए ले आए हैं, है ना, जो मैं PSR पल्स में आपको प्रोवाइड करता हूँ वीकली मंथली बेसिस पे, उनको इंक्लूड कर लें. और अब तो मैंने और चेंज कर दिया, उनको पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दिया आपके पूरे PSR पल्स को. इफ टॉपर्स आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, प्लीज डू दैट. हर एक पॉइंटर के नीचे अब आप पिछले हफ्ते वाले जो लास्ट वीक से हमने चेंज किया है उसमें आप देखेंगे तो मैंने एग्जैक्टली बता रखा है कि देखो पेपर 1 सेक्शन है, इस वाले टॉपिक में इन वाले पॉइंटर्स का यूज कर लो. क्या करना है अब आपको, अपने नोट्स उठाने हैं, या क्लास में भी चल रहा है आपके साथ, आपका मेरे साथ प्रोसेस, तो जब मैं उसको इंटरलिंक कर रहा हूँ तो बस आपको रिलेट कर लेना कि हाँ यार ये PSR पल्स में भी आया था और सर ने रिलेट करके बता दिया. रिवीजन हो जाएगा, दिमाग में बैठने लग जाएगा. उन चीज़ों को हाईलाइट करो. तो इससे ना 1.5 मार्क 1 मार्क्स फालतू मिलेंगे जनरल, क्योंकि अब आप ओपी गापा पढ़ लो. ओपी गापा में क्या आपको ये वाला एग्जाम्पल ऐसे मिलेगा, नहीं मिलेगा. क्या इग्नू में मिलेगा, नहीं मिलेगा. लेकिन हमें ऐसे करना है. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी पूरा पेपर है हमारे पास, पेपर 2 भी आने वाला है. ये तो क्लियर हो गया आपको. नाउ ये क्लियर हो गया. नाउ ये देखिए, स्टेट does the great harm to mankind by destroying individuality which lies at the root of all progress. महात्मा गांधी. तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, गांधी जी से क्वेश्चन आ गया. अब कई लोग सोच रहे होंगे सर
गांधी जी से सर सत्याग्रह पढ़ा है हमने, सर स्वराज पढ़ा है, क्रिटिक टू मॉडर्निटी पढ़ा है, गांधी जी आइडियाज विद रेस्पेक्ट टू स्टेट पढ़ा है कि गांधी जी मानते थे कि स्टेट की प्रेजेंस का मतलब ही है दैट देयर इज गोइंग टू बी वायलेंस। स्टेट की प्रेजेंस का मतलब है कि इंडिविजुअल्स आर नॉट डेवलप्ड इनफ, दैट इज व्हाई दे नीड स्टेट, अदरवाइज दे कुड हैव ऑर्गेनाइज्ड देयर सोसाइटी देमसेल्फ। अरे गांधी जी आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज कुछ याद आ रहा है, वहां पर पढ़ा है आपने, वहीं से क्वेश्चन है, राइट? लेकिन अब क्वेश्चन है 15 मार्कर, तो कंटेंट तो इससे ज्यादा देना पड़ेगा। क्या देंगे? एक्चुअली मैंने एक ट्रिक बता रखी है आपको, गांधी जी से क्वेश्चन आए और इधर उधर से कैसे भी लैंग्वेज बनाए, आंसर को ढूंढने की कोशिश करना ट्रिपल एस में, 3S, ये फ्रेमवर्क है हमारा गांधी जी को क्रैक करने का, मतलब गांधी जी के क्वेश्चन को क्रैक करने का। ऐसी बातें मत बोला करो आप। याद है आपको? अरे सत्याग्रह जो अभी मैंने बताया, इंडिविजुअल रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस, डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी इज रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस, इंडिविजुअलिटी इज रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस। गांधी जी कनेक्ट दिस आइडिया, इंडिविजुअलिटी रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस, विद आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी कनेक्ट विद दिस आइडिया विद स्वराज। अरे याद करो स्वराज, स्वराज, स्वराज के अगेन 3 लेवल, इंडिविजुअल, विलेज, देन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। याद आ रहा है कुछ? इंडिविजुअल के लेवल पे स्वराज, आ रही बात समझ में? वहां से कनेक्ट करना है। तो इंडिविजुअल लेवल का स्वराज क्या है? दैट यू आर गोइंग टू हैव सेल्फ कंट्रोल over your sensory organs, you are going to develop yourself in such a manner so that you will be able to more connected to your true source, and that true source is what is, my friend, truth, and truth is the basis of this idea. तो कहने का मतलब है, पहले तो गांधी जी के आइडियाज का बेसिक प्रेमाइस, क्या क्या गांधी जी के आइडियाज से हमें मिलता है, राइट, रिगार्डिंग इंडिविजुअल प्रोग्रेस, बिकॉज गांधी जी in this particular statement is signifying that he was not just a political leader, he had an alternative social economic model for independent India, although many of his ideas could not be implemented due to practical challenges, full stop। फिर पहले गांधी जी के जो आइडियाज मैंने बताए उससे एक्सपेंड करो, कैसे वो स्टेट को वायलेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल की वीकनेस से कनेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल को स्ट्रांग होने की बात कर रहे हैं स्वराज से, सत्याग्रह से। देन वो कह रहे हैं कि देन देयर विल बी अ पीसफुल सोसाइटी, देन देयर विल बी एबल टू अचीव ट्रू पोटेंशियल, राइट, वी आर स्टिल लिविंग लिमिटेशन। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसके आंसर का, उसमें आपको लाना होगा अंबेडकर जी को पिक्चर में, जवाहरलाल नेहरू को पिक्चर में, क्योंकि दोनों का क्या मानना था? दे वर बिलीवर ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट। वाई स्ट्रॉन्ग स्टेट? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। अरे सिक्योरिटी कंसर्न के अलावा भी सोचो भाई, व्हाट वाज अंबेडकर्स आइडिया? अरे स्टेट इज द ट्रू इमेंसिपेटर। गांधीजी's idea of Gram Swaraj was criticized by Ambedkar na, that Gram, you're talking about Grams are den of ignorance, right? So we can not, giving equality in legal sense is much easier in comparison to giving equality in social terms and equal opportunities in economic terms. That was his idea, and it can only be done by state. याद आ रहा है? तो हम उन आइडियाज को एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, क्योंकि गांधी जी की बात कर रहे हो तो हमने जो शुरुआत करते हैं गांधी जी की, तो हम पढ़ते हैं ना गांधी जी के जो आइडियाज हैं इंस्पायर्ड कहाँ से थे, कुछ याद आ रहा है? किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, याद आ रहा है? ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, कैसे भूल सकते हो यार। नाउ एक्सप्लेन हाउ द स्लोगन पर्सनल इज पॉलिटिकल addresses the issue of women oppression and discrimination. फेमिनिज्म अगर आपने पढ़ा है और आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसका कंटेंट दिमाग में नहीं आ रहा है, तो माय फ्रेंड अभी फेमिनिज्म से जो है मतलब आपको कुछ खास लगाव है नहीं। रीजन, पर्सनल इज पॉलिटिकल। जब हम इस डिबेट को डिस्कस करते हैं तो हमने क्या डिस्कस किया था कि एक्चुअली मतलब first level of discrimination happens in household,
in private spaces, right? तो personal is political in that context. Context क्या है कि ultimately state should have laws in order to solve the problem of women discrimination of women within household, चाहे वो domestic violence हो, चाहे वो अनपेड हाउस होल्ड वर्क हो, चाहे वो आपके कहीं एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसे आइडियाज हो। अच्छा, इसको आपको शुरू करना है, यू नीड टू टॉक अबाउट द जेनेसिस ऑफ द स्टेटमेंट, कैरल हेनिश, यू नीड टू टॉक अबाउट द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, राइट? और उसमें सेकेंड वेव से आप इस आइडिया का जेनेसिस उसको भी कनेक्ट करना है, ठीक है? इसको कनेक्ट करते हुए चलना है। देन यू नीड टू टॉक अबाउट specific examples as well, जैसे marital rape, again personal is political, domestic violence, personal is political, right? तो ये एंगल्स यहाँ पर हमें एकोमोडेट करना है। इसने कहा हाउ द स्लोगन पर्सनल इज पॉलिटिकल, वर्ड इज हाउ। मैंने आंसर राइटिंग के जो 4 स्टेप्स आपको बता रखे हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द अबाउट ऑफ क्वेश्चन। अबाउट तो क्लियर है, अबाउट इज पर्सनल इज पॉलिटिकल। सेकंड स्टेप क्या है, मतलब पहला तो 2 बार रीड कीजिए, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप अबाउट, थर्ड है अदर कीवर्ड्स। अदर कीवर्ड देखिए, एड्रेसेस द इशू ऑफ वुमेन ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो वुमेन ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एड्रेस, और फिर उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्टिव। क्वेश्चन डायरेक्टिव ना हाउ है, तो यानी कि इट इज बेटर यू मेंशन द एरियाज वेयर पर्सनल इज पॉलिटिकल इज एप्लीकेबल, यू ऑल्सो टॉक अबाउट सॉल्यूशंस दैट हैव अचीव्ड अंटिल नाउ, उसके बारे में, और फिर जो लास्ट वाला पार्ट है persistent issues in this particular context। ऐसे हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर को डील कर लेते हैं। क्लियर है? तो पहले थियोरेटिकल कंटेक्स्ट, स्कॉलरली कंटेक्स्ट, देन मतलब क्या है इन ब्रीफ ये बताना, फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है ये बताना, क्या हमने अचीव किया है ये बताना, जैसे आपको बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वी हैव लॉज फॉर एग्जाम्पल, और फिर इसका अभी भी कंसिस्टेंट इश्यूज कौन से हैं वो बताना। तो कंसिस्टेंट इश्यूज फॉर एग्जांपल, क्या आज जैसे जब आप जेंडर जस्टिस पढ़ते हो, तो जेंडर जस्टिस में रिप्रोडक्टिव राइट्स की डिबेट जो है, क्या वो पर्सनल इज पॉलिटिकल नहीं है? है भाई, पर्सनल इज पॉलिटिकल है रिप्रोडक्टिव राइट्स। मैरिटल रेप का इशू, क्या वो पर्सनल इज पॉलिटिकल नहीं है? है। तो ये 2 तो ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो अभी पर्सनल इज पॉलिटिकल डिबेट से काफी न्यूज में रहे हैं, है कि नहीं? प्लस अब बताता हूं एक्स फैक्टर देने के लिए अपना आंसर में, चाहे इसने हाउ पर्सनल पॉलिटिकल पूछा है, लेकिन आप ना एंड वाले पॉइंट पर, मतलब कंक्लूजन वाली साइड पर, यू कैन पुट #MeToo कैंपेन। अरे जो #MeToo कैंपेन थी उसमें जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस थे वो किस कंटेक्स्ट में थे? वो इसमें थे कि दिस वाज डन अंडर क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप, दिस वाज डन अंडर द कवर ऑफ दैट दिस इज पर्सनल स्फेयर, दिस कैन हैपन हियर। We are not making any law against you. We are not making any policy in the company or public sphere against you. Policy level पे, कंपनी लेवल पे कुछ नहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन मतलब पर्सनल इज पॉलिटिकल कह रहा है कि चाहे वहां डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं प्रोमिनेंटली शो कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शंस में देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो उसकी यूटिलिटी है भाई। और मीटू कैंपेन वाज क्वाइट इन न्यूज, मतलब काफी ज्यादा थी। फेमिनिज्म वाले टॉपिक में हम डिस्कस भी करते हैं, तो उसको भी आप इससे कनेक्ट कीजिए, राइट? Now, the foundational base of Western democracy has been shaped by Locke's ideas of constitutionalism, freedom and poverty elucidate। 20 मार्कर क्वेश्चन है, क्या बात है, मजा ही आ गया। 20 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि यार केक वॉक, राइट? इतनी बार प्रैक्टिस करते हो। आंसर राइटिंग के 4 स्टेप्स 2 बार पढ़ो। द फाउंडेशनल बेस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैज बीन शेप्ड बाय लॉक्स आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम प्रॉपर्टी एलुसिडेट। लॉक इज अबाउट, हीरो ऑफ द क्वेश्चन इज लॉक। अदर कीवर्ड्स क्या हैं? फाउंडेशनल बेस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम, प्रॉपर्टी। करना क्या है इसमें? लॉक को पढ़ा है ना, लॉक के बारे में जिस तरीके से बस लेक्चर में डिस्कस किया था कंटेंट, जिस तरीके से मैंने बोर्ड पे बनाया था पूरा कंटेंट, एग्जैक्टली वही लिखना है। इस वजह से कह रहा था केक वॉक है, इसमें तो कुछ इधर टेंजेंशियल सोचना भी नहीं है। एग्जाम्पल, लॉक को हम क्या कहते हैं? अरे फादर ऑफ लिबरलिज्म,
राइट। लिबरल आइडियाज यहां से इमर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। लॉक वाज द वन ना, हॉब्स के बाद लॉक वाज द वन। अब हॉब्स एंड लॉक पे एक डिफरेंस है ना, क्योंकि लॉक is talking about constitutionalism, certain limitations over the state. Such kind of limitations were not available in the work of Hobbes, right? That is why he was true liberal, right? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये क्या कह रहे हैं कि अल्टीमेटली पीपल वर द सोर्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कॉन्ट्रैक्ट विच established a state, and when state was established, people wanted three kind of rights to be protected: liberty, कोई बताना चाहेगा क्यों लॉक को हमने कहा था कि लॉक इज बुर्जुआ थिंकर? कौन से ऐसे राइट्स थे जिसको फोकस कर रहे थे? याद करो, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को उन्होंने इक्वेट कर दिया था आपकी लिबर्टी से। इससे पहले जो हॉब्स थे उन्होंने लाइफ के बारे में कहा था, लाइफ वाले राइट्स को इन्होंने एज इट इज में इंक्लूड कर लिया था। तो इसे वैसे याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी यार, एलएलपी ऐसे कुछ याद कर लेना कि लाइफ, वो तो हॉब्स ने ही बात की थी, लेकिन लाइफ को इन्होंने एकोमोडेट किया, लाइफ तो है ही, प्लस लिबर्टी, आपकी डिफरेंट फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। देयर वर सर्टेन चेक्स ओवर द स्टेट, लाइक स्टेट कैन नॉट वायलेट दीज लॉज as these were declared as these rights, natural rights declare कर दिया था इनको। मतलब इनके बिना इंसान जी नहीं सकता। आप कहेंगे मैं तो जी सकता हूँ, कैसे जी सकते हो भाई? प्रॉपर्टी का मतलब आपके दिमाग में आ रहा है लैंड, लैंड ही थोड़ा ना प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब तो जो भी आपके पास ऐसा है जो आपके काम का रिसोर्स है। कैन यू लिव विदाउट रिसोर्सेज? नो। फूड दैट यू आर हैविंग इज योर प्रॉपर्टी। क्या फूड के बिना नहीं जी रहे आप? मतलब फूड के बिना जी सकते हो क्या? नहीं ना। Anything that you have which is having some economic value, which is necessary for your survival, which you can claim as yours, is your property, right? खैर, तो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इसका आइडिया, लिमिटेशंस, नेसेसरी इविल का कॉन्सेप्ट, यानी कि स्टेट इज लाइक अ नेसेसरी इविल। तो स्टेट के लिए आइडियाज लाइक स्टेट, तुम नाइट वॉचमैन हो, तुम्हें प्रॉपर्टी को केवल प्रोटेक्ट करना है, छीनना नहीं है। मिनिमल स्टेट बेस्ट स्टेट रहेगी। याद आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट। लॉक वाज द फर्स्ट थिंकर विद इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट टू क्लियरली एस्टैब्लिश थियरी बाय थियरी दैट देयर शुड बी objective limitations of the state. Objective limitations is वैसे कह रहा हूं because that seems logical. That state cannot work in arbitrary manner. Constitutionalism is वैसे भी because according to him the people who are serving state can be changed if they are not able to fulfill the demands or fulfill the very foundation of genesis of state. यानी कि स्टेट बना किस लिए था भाई? अपनी बेटरमेंट के लिए बनाया था लोगों ने, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के लिए। अगर वो नहीं कर पा रहा, चेंज कर दो। तो पीपल हु आर गवर्निंग विद इन द स्टेट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में लेक्स रेक्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि लॉ इज सुप्रीम। आपको नहीं लगता यहां पर भी ऐसा ही दिख रहा है? लॉ इज सुप्रीम, लॉ विच इज मेड ऑन रेशनैलिटी इज सुप्रीम। No one individual, be it king, cannot say कि I am above law. ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता इन द वर्क ऑफ लॉक। दैट इज वाई हम देखते हैं कि लॉक के व्यूज में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फाउंडेशन है। व्हेन आई से फ्रीडम, तभी मैंने वर्ड यूज किया लिबर्टी। तो लॉक इज अ थिंकर ऑफ, मतलब लॉक इज अ थिंकर हु सपोर्ट्स इंडिविजुअलिज्म। ही कंसिडर्स that certain basic freedoms are the foundations of liberty. No man can achieve greatness or develop his her personality without some certain freedom.
और एक और आइडिया है जो आप बाद में जाकर पढ़ते हो, वो ये है कि नो स्टेट कैन एवर बिकम ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन इंडिविजुअल्स। कोट है। अच्छा, मैंने कोट बैंक भी दिया हुआ है आपको, कोट बुक। जिन बच्चों को ना मिली हो तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे ना, आप सर्च करेंगे कोट बुक, या तो अमेजन वगैरह से भी स्टूडेंट्स मंगा रहे हैं, बट मैंने तो पीडीएफ शेयर की हुई है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स मैंने डायरेक्टली वहाँ पर मेंशन की हुई है, डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, PSR टॉपर, PSR शशांक त्यागी, यहाँ पर सर्च करोगे कोट बुक तो कोट बुक मिल जाएगी आपको, उसको डाउनलोड करो। सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स टॉपिक वाइज पूरे PSR ऑप्शन की वहाँ पर दे रखी है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज़ कर ली, ये डायरेक्टली कनेक्ट कर गया हमारे क्वेश्चन की डिमांड से जो फ्रीडम पर लिखने के लिए कह रही थी। फिर उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी पर। देखो, मैंने पहले बोर्ड पे आपको एक जनरिक आइडिया दिया, उसके बाद मैं जो स्ट्रक्चरिंग बता रहा हूं, तो स्ट्रक्चरिंग में वी नीड टू गो कीवर्ड वाइज सो दैट वी चेंज द पैरा एंड इवेल्युएटर क्लियरली नोज कि हाँ यू हैव मेंशन्ड सर्टेन कीवर्ड्स, व्यूज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रिगार्डिंग फ्रीडम, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी पे आए तो यू शुड मेंशन दैट लॉक इज कंसिडर्ड एज थिंकर ऑफ बुर्जुआ क्लास, ही इज सपोर्टिव ऑफ द आइडिया ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म प्रॉपर्टी से कनेक्ट करता है। He gave the status of natural right to property. According to him, that without property, no man can actually sustain a good life, right? So he even actually considers right to property equivalent to right to life. And how he does that? He says that if you acquire property with your true hard work, true labor, so labor that you do is part of your life, and whatever property you are accumulating, whatever property you are gaining is actually product of your labor. That is why your right to life and right to property is connected. So Locke was the first thinker who actually gave this kind of status to right to property, which became the foundation of Western democracies. And later these ideas got adopted in India as well. जब conclusion वाली side करो तो आप देखो कि Locke has great contribution. Lockean ideas had great contribution in Indian constitutional scheme as well. For example, we have principle of constitutionalism, right? Be it fundamental rights, or read about the power which is given to judiciary, check and balance, which is the basic premise of our political structure. Freedom, we have freedoms mentioned in fundamental right. For example, आपकी Article 19. Property, yes, property initially Article 19 clause 1 subclause F or Article 31 was given a place in fundamental right. Later it is transfer via 44th Constitutional Amendment Act, it was transferred to 300A. लेकिन इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि yes, property is given right to property is given place in Indian constitutional scheme, in original constitution, in fundamental right itself, है कि नहीं? और हम तो क्योंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की बात आ रही है। चलो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो चलो 300A में हमने रख दिए, लेकिन प्रॉपर्टी राइट तो अभी भी हमारे फंडामेंटल राइट में है कि नहीं? अरे भाई, आर्टिकल 26 देखो, आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के राइट देखो, मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रॉपर्टी राइट और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के प्रॉपर्टी राइट, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30, लेकिन हम उसको कोट नहीं करेंगे क्योंकि हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। Hannah Arendt analyze a few categories of vita activa explain. क्या बात है, मतलब ये तो सीधे नोट्स अगर किसने याद किए हुए हैं, किए ही होंगे आपने, अगर मेरे साथ क्लास में थे आप, सीधा लिखना आपको। अरे ह्यूमन कंडीशन, वर्क से स्टार्ट करो, ह्यूमन कंडीशन, उसके अंदर डिवाइड करो, वाइटा कंटेम्पलेटिवा, वाइटा एक्टिवा। वाइटा एक्टिवा इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। वाइटा एक्टिवा को 3 पार्ट में डिवाइड करो, लेबर, वर्क एंड बताओ एक्शन। लेबर, वर्क एंड एक्शन। फिर लेबर को एक्सपेंड करो, जिसमें मिनिमम फ्रीडम है, वो तो करना ही करना है, लाइक स्लीपिंग, ईटिंग एटसेट्रा। देन वर्क को एक्सपेंड करो, होमोफेबर, राइट? तो होमोफेबर फिर एक्सपेंड करो कि इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें पार्शियल फ्रीडम है, दैट यू कैन चूज योर प्रोफेशन ऑन योर ओन विल। You can say the world that we are seeing around is actually product of work, right? Because you join different professions and that's how you are building the work around world around you. ये हमने एक्सपेंड किया उसमें। फिर उसके बाद एक्शन वाला पार्ट आएगा। एक्शन में तो भाई
मतलब वर्किंग इन कॉन्सेंट, कंसर्ट विद अदर्स, पॉलिटिकल एक्शन की बात है, एक्शन का मतलब तो, राइट। तो आइडिया क्लियर हो रहा है आपको कि यार इजी क्वेश्चन पेपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर है, करना क्या है। क्योंकि अभी हमें मॉडल आंसर्स वाले सेशन में भी मिलना है, उसमें एक एक करके मैं लिख के समझा दूंगा आपको सब कुछ, लेकिन कंटेंट यहीं पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है फिर इसके बाद हमारा, ये रहा। डू यू थिंक दैट लेजिटिमेसी एक्वायर्ड बाय कंसेंट or manufactured by indoctrination is an element, is an essential element in maintenance of political rule? Justify your answer with relevant examples. 15 marks. Easy question है, दो पार्ट में डिवाइड करो। डू यू थिंक लेजिटिमेसी एक्वायर्ड बाय कंसेंट, लेजिटिमेसी एक्वायर्ड बाय कंसेंट, ये कौन से, जी एक बच्चा है जो मैं अभी यूट्यूब सेशन में हूँ, तो अभी आप अभी आई कैन नॉट कमेंट, ठीक है, नहीं, 1 घंटे बाद, हाँ ठीक है। यूट्यूब में प्लीज बीच में अभी, चलिए आगे बढ़ें प्लीज। डू यू थिंक दैट लेजिटिमेसी एक्वायर्ड बाय कंसेंट, अरे लिबरल आइडिया, लेजिटिमेसी एक्वायर्ड बाय कंसेंट, राइट। तो पहले हमें लेजिटिमेसी को एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर और मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडोक्ट्रिनेशन इन, और मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडोक्ट्रिनेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडोक्ट्रिनेशन, ये कहां पर दिखता है लेजिटिमेसी आपको, याद कीजिए। अरे टोटलिटेरियन रूल में, फासिज्म में मिथ्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्चुअली मेंटेन पॉलिटिकल रूल, याद आ रहा है। तो दोनों एस्पेक्ट को हम यहां पर एक्सपेंड कर देंगे, क्लियर है, यस, लाइक फासिज्म, उन्हीं के एग्जांपल्स को यहां पर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। नाउ आंसर ब्रीफली द रोल ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स आफ्टर 1857, आफ्टर 1857 एंड बिफोर इंडिपेंडेंस। आपका जो टाइप ऑफ, मतलब जब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन, एक थीम आती है, और उसमें चाहे पीजेंट मूवमेंट से आए, वर्कर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से आए, तो ये रिपीट मतलब स्वैप होती रहती है। पीजेंट मूवमेंट, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आप अर्ली पीजेंट मूवमेंट की बात कर सकते हैं। पहले जो स्टार्ट करें ना, तो स्टार्ट में ना बताइए कि पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया वर नॉट just representing localized economic concerns. These were the initial reasons, but later they were able to shape the larger social political construct and aided in the foundation of, or aided in the foundation of national movement. तो ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन डालिए, फिर कुछ एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं इंडिगो की बात करूं तो इंडिगो को आप इनिशियल वाले पार्ट में डालेंगे, है ना, और पबना की बात करूँ इनिशियल वाले पार्ट में डालेंगे। फिर गांधीयन वाले टाइम पर आइए, उसमें आप चंपारण को कोट कीजिए, खेड़ा को कोट कीजिए, राइट, बारडोली को कोट कीजिए, ठीक है, इस वाले पार्ट को कोट कर दिया। फिर थर्ड वाले डिवीजन में आप बताएंगे, जब 1930s वाले पीजेंट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, कि दे वर मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। वहाँ पर आप ऑल इंडिया किसान सभा की बात करेंगे, उनके इश्यूज जैसे कि टीएनसी रिफॉर्म्स की बात करी, डेट रिलीफ की बात करी, राइट, इनके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे 3 ब्रॉड कैटेगराइजेशन यहां पर आपको बताने होंगे, क्लियर है बात। चलिए, राइट अ नोट ऑन द दलित पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगेन पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमेशा बताया जाता है आपको कि यार रेडिकल पर्सपेक्टिव, दलित पर्सपेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दलित पर्सपेक्टिव रिपीट होने वाली थीम है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन तो मैं देख रहा था कि अगर टोटल 400 मार्क्स का देखा जाए, क्योंकि 250 मार्क्स का है, लेकिन हम तो पूरे ही सारी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं क्विकली, तो 290 मार्क्स, 290 मार्क्स आई फाउंड वर बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज ओनली। तो मतलब भाई साहब 250 मार्क्स का है, तो ऐसा लग रहा है इस बार का पेपर कि यार पीवाईक्यूज को अगर किसी ने कर लिया, और थीम्स के लिए जो मैंने, जो कंटेम्पररी कैसे ट्विस्ट होगा, वो जो आपको लास्ट मिनट टॉपिक्स दिए थे और जो क्रैश कोर्स में कराया था, मतलब आराम से हो जाएगा। मतलब ईमानदारी से बताऊं तो
आप पैटर्न पर फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो जगह जगह बता दी जाती है ना पीएसआर के बारे में कि यार पता नहीं करंट बेस्ड बहुत कुछ आता है और सिलेबस बहुत बड़ा है। अरे सिलेबस तो ओवरलैप करता है जीएस के साथ भी और आपस में भी। यहाँ पर अभी मैंने जो इंटरलिंकेज कर रहा था, जैसे पेपर 1 सेक्शन में मैं इंडिया का कंटेक्स्ट कनेक्ट कर रहा था, फेमिनिज्म में भी इंडिया का कनेक्ट कर रहा था कोई, तो वो उस तरीके से रिवाइज करके तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो चीज़ों को, और ऐसे ही टॉपर्स करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर देंगे, तो इंटरलिंकेज वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना जो मैंने शेयर करी हुई टेलीग्राम ग्रुप में, पीएसआर टॉपर, पीएसआर शशांक त्यागी में, और उससे थोड़ा मतलब उसको ना डाउनलोड करने के बाद उसको ना कई बार रीड करना बीच बीच में, तब आपको दिमाग में बैठने लगेगा कि कैसे क्या इंटरलिंक करता है, कौन से टॉपिक को मैं किसके साथ रिवाइज करूं जिससे आंसर में एज आ सके। जो दलित पर्सपेक्टिव है, अब दलित पर्सपेक्टिव में तुरंत बच्चे के दिमाग में आता है कि ठीक है सर, हम लिख देंगे इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट he was talking about comprehensive idea of democracy, political democracy should come with socio-economic democracy. Initially he was asking Dalits to understand that their problems can be better resolved by British system because Britishers are more modern. ज्योतिबा फुले को बच्चे कोट करेंगे कि उन्होंने कहा था कि एक्चुअल ब्रिटिश रूल वाज एक्चुअली बेटर देन मराठा रूल, एंटी ब्राह्मणिकल स्टांस, ये सब बातें। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार एक्स फैक्टर कैसे लाओगे, तो इसमें सबल्टन सेक्शन के व्यूज, राइट, जो सबल्टन थॉट आप पढ़ते हो, जो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में पढ़ते हो, आप उसको कनेक्ट कर दो। क्योंकि पीएसआर का जो सिलेबस है वो इसी वजह से ऐसे डिजाइन्ड है। पेपर 1 सेक्शन ए इज अबाउट टीटीआई थियरी, आपके थिंकर्स और आइडियोलॉजीज, टीटीआई, ये 3 चीजें हैं आपके पेपर 1 सेक्शन ए में, 125 मार्क्स। नीचे का जो 125 मार्क्स है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। क्यों ऐसा आपका सिलेबस डिजाइन है कि पहले आपको थियरी, थिंकर, आइडियोलॉजीज पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई इनके क्वेश्चंस को केवल अलग से डील कर लेना, नहीं, वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप जब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ो, जब इन क्वेश्चंस को डील करो, तो आपके पास ऑलरेडी एक बेस है, उस बेस का इस्तेमाल करो। और इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब चाहे वो यूनिवर्सिटी में टॉपर्स रहे हो, बट यहाँ पर एवरेज मार्क्स आते हैं, कारण क्योंकि वो पुराना जो तरीका दिमाग में बैठा वो उसी से लिख रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट किया, जिन्होंने से 6-6.5 महीने पहले, और उन्होंने पैटर्न को समझ के एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच से काम किया, तो आप देखेंगे उनका जब उन्होंने मेंस दिया उनका स्कोर फिनोमिनल था, राइट। केवल इतनी सी बात है, इसको समझना है, और ये करते करते भी समझ में आएगी। लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स लेड टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कमेंट, मतलब पीएसआर में पूछ रहा है कि ये बता दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो लैंड रिफॉर्म से कनेक्टेड है। क्या बात है। इस बार का जीएस पेपर 2, जैसा कि एक स्टूडेंट और बोला था ना कि सीम्स टू बी मोर पीएसआर देन पीएसआर, वहां पे ट्रिकी क्वेश्चन आया ज्यादा। यहाँ आपके आईजीपी में देखो क्या पूछ रहा है। अरे स्टार्ट करो, जैसे you need to talk about what are land reforms in the initial part, how they are connected to the idea of comprehensive idea of democracy, जैसे सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव करना है, सोशलिस्ट आइडियल्स को अचीव करना है, मेंशन इन डीपीएसपी, तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स वर नेसेसरी। एंड सिंस in India majority of population was dependent on land only for subsistence based farming, and due to British policy, exploitative policies, that land based inequality got actually more steep, and this was the promise of Indian national movement that need to be fulfilled. अब इस context में आ जाओ। Indian constitution gave a balance, means given responsibility to the state to create policies to bridge the gap of inequality, but at the same time fundamental rights gave right to property as fundamental right. These two ideas were conflicting to each other, and that's how the need for constitutional amendments emerged. ये आ गया आपका कनेक्टर वाला पैरा, जो फर्स्ट बॉडी का फर्स्ट पैरा। फिर उसके नीचे आओ, रामेश्वर सिंह केस से ले आओ, ठीक है, और उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार बात तो ठीक है, आप जमींदार की जमीन कैसे ले रहे हो। फिर अब लैंड रिफॉर्म्स के सामने एक चैलेंज आ गया, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 31A 31B आया, जो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर आया। 31A उसमें लैंड कंपनीज, माइंस, इनको लेकर स्टेट पॉलिसीज बना सकती है, नेशनलाइजेशन कर सकती है। दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 फॉर एग्जांपल, क्योंकि 14 में कहेंगे ना इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए, ऐसा क्यों नहीं है। फिर 31B
31B 9 शेड्यूल आ गया, 9 शेड्यूल में किसी भी लॉ को रखा, जैसे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉ को रखा, तो ऐसे में वो चैलेंज नहीं किए जा सकते इन कोर्ट। फिर उसके बाद 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। फिर आपका 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगेन 9 शेड्यूल में कुछ नए लॉज को ऐड करना। फिर आपका 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इंदिरा गांधी जी का टाइम, एडिंग आर्टिकल 31 कैपिटल सी that for implementing DPSPs like Article 39 Clause B, Clause C, if certain laws or policies are made, then those are not going to be considered a violation of Article 1419. फिर उसके बाद 29th Constitutional Amendment Act, further expanding the scope of land reforms. Then 44th Constitutional Amendment Act, जो अपने आप में right to property, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 से हटाकर उसको 300A में रख देता है आर्टिकल में। तो इस पूरी कहानी को जो मैंने बताया एज इट इज यही लिखना है इसमें। ये इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। नाउ डिलीनेट द की फैक्टर्स दैट शेप द इवॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट 2019। ध्यान रखिएगा, जिस स्टूडेंट ने इसमें 2019 से पहले की कहानी लिख दी है कि अरे reorganization of Jammu and Kashmir, this particular law in 2019 was required due to following reasons. क्या कर रहे हो जनाब? पहला स्टेप क्या आंसर राइटिंग का? रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस व्हाट इज द टारगेट। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। बोल रहा है पोस्ट 2019, यानी कि 2019 के बाद की कहानी बतानी है, पहले की नहीं। क्लियर है बात? तो जिसने ऐसी गलती कर दी हो, बाई चांस एग्जाम हॉल में प्रेशर में हो जाता है। देखो हम यहाँ पर एग्जामिन कर, मैं यहाँ पर आपके साथ ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इजी है बताऊँ आपको, इन कंपैरिजन टू आर एस्पिरेंट्स हु आर इन एग्जाम, जो 3 घंटे उनको होश भी नहीं आता लिखते लिखते। और जब आप इतना पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो कई बार कुछ स्टूडेंट को डिजीनेस हो गई, और मतलब कई बार ऐसा होता है सामने लिखा हुआ है लेकिन वो मिस हो गया, होता है ना कई बार। ऐसा नहीं होगा आपके साथ अगर आप मेरा जो आंसर राइटिंग के 4 स्टेप्स हैं उसमें जो पहला रूल है, 2-3 बार सही से पढ़ो और अपने हाथ में पेन पेंसिल लेकर पढ़ो जिससे कि कोई वर्ड छूटे ना, ठीक है। पोस्ट 2019 पहली बात तो ये है। फिर उसके बाद अबाउट देखो क्या है, पॉलिटिकल लैंडस्केप इन जम्मू एंड कश्मीर अबाउट है, लेकिन इसके बारे में क्या अदर कीवर्ड्स से हमें पता लगेगा ना। की फैक्टर्स, शेपिंग, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो शेप कर रहे हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 के बाद? क्या क्या याद आ रहा है आपको, बताओ। एक तो मुझे लग रहा है सीधे से याद आ रहा होगा डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गई हैं, जिसमें जम्मू रीजन की असेंबली सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। कुछ याद आ रहा है ऐसा? चलिए खैर, तो इसमें ना क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, आर्टिकल 35A, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन, इसको तो हमें बताना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो चल रहा है मेजर इश्यूज क्या हैं, कौन से इश्यूज मतलब शेप कर रहे हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप को, उसको बताना होगा। तो इसमें सबसे पहले तो था कि जम्मू एंड कश्मीर सिंस इट्स स्टेटस इज चेंज फ्रॉम स्टेट टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, there has been consistent demand for getting the status of Jammu and Kashmir as a state back, full stop। एक तो ये चल रहा है किस कंटेक्स्ट में भाई, एक तो ये चल रहा है कि हम दोबारा स्टेटस चाहिए जिससे लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर बढ़ जाए, ठीक है। Since the status is of union territory, that is why a lieutenant governor, the role of central government in issues, political issues or say economic issues, security issues within the Jammu and Kashmir UT has increased, that scope of application has increased, right? Due to ineffectiveness regarding Article 35A, there were consistent concerns with regard to status of domicile। ये concerns थे और अभी भी कई जगह बार बार मतलब प्रोपेगेंडा की वजह से प्लस लोकल कंसर्न्स की वजह से भी, मतलब जेन्युइन कंसर्न्स भी हो सकते हैं उसमें। ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले हम एक सिक्योरिटी थी विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर पीपल, दैट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव फर्स्ट से व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू डिसाइड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
देन कंसर्न क्या है जो पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप कर रहा है कि आफ्टर 370 एब्रोगेशन 3 और ये 35A के बाद दैट देयर मे बी फोर्सेस बियॉन्ड जम्मू एंड कश्मीर विच मे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट वो डिलिमिटेशन वाला आ जाएगा, जम्मू रीजन की सीट बढ़ गई, इससे कश्मीर जो, और इसमें आप कोट भी कर सकते हो जैसे एनसी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन्होंने ये कंसर्न रेज किया कि इससे जो कश्मीर की जनता है उसका जो यू कैन से जो पॉलिटिकल स्टेटस है विद इन द लेजिस्लेटिव असेंबली उस पे कहीं ये एक तरीके से चैलेंज है। ठीक है, एक बैलेंस वे में लिखना है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न है, इकोनॉमिक कंसर्न है, ये वाले पॉइंट है जो पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करें। सिक्योरिटी कंसर्न फॉर एग्जांपल, एज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज सिक्योरिटी कंसर्न, एंड since 2019 instances of terrorist activities emerging from local militants have considerably reduced, but cross-border terrorism like recently Pahalgam like incidents have again raised the issue whether on security front we are able to solve the problem or not। तो ये भी पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज शेप कर रहा है, क्योंकि दोबारा से देखो फिर डिमांड हो रही है कि देखो क्या हुआ, अब तो देखो यूनियन होम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है ना। तो ये वाला सिक्योरिटी वाला पॉइंट हो गया। इकोनॉमिक कंसर्न्स वाला पॉइंट, एज जम्मू एंड कश्मीर मेजरली was dependent on tourism as an industry, central government is making efforts to diversify investments in infrastructure and other sectors so that local population, local youth can be absorbed in these job opportunities। So it means government is actually using economic boost as a solution to the you can say domestic alienated पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, मतलब जो डोमेस्टिकली लोगों को एलिनेट करना चाहते हैं इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, उसका सोल्यूशन क्या है, वो है जॉब, ये गवर्नमेंट करना चाह रही है। तो जैसे ये सारे डायमेंशंस मैंने पोस्ट वाले बताए, तो ऐसे ही कैटेगराइज करके आपको इसमें लिखना था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ फार हैज बीन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कमेंट। अबाउट क्या है क्वेश्चन का, एनएचआरसी, अदर कीवर्ड्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट, क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या है, कमेंट भी है, हाउ फार भी है, हाउ फार। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये नहीं पूछा आपसे कि जस्ट टेल मी द ऑब्जेक्टिव्स, पूछा हाउ फार सक्सेसफुल। और ये भी देखो पुरानी थीम है, एनएचआरसी से पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, पहले एनसीडब्ल्यू से क्वेश्चन पूछ चुका है, सेम मतलब बस एनएचआरसी हटा के एनसीडब्ल्यू लगा दो, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, एनसीएम से क्वेश्चन पूछा है। खैर, तो पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है ना, अगर आपको हाउ फार ना याद आ रहा हो तो ऑब्जेक्टिव याद है। अब ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करके सोचो कि यार कुछ ऐसा चीजें हैं क्या जिसमें हमने एनएचआरसी से जुड़ा हुआ कुछ न्यूज पढ़ी है, जैसे कस्टोडियल डेथ, ठीक। तो एनएचआरसी की रिपोर्ट रिगार्डिंग कस्टोडियल डेथ लेड टू सुप्रीम कोर्ट shaping Supreme Court or awareness regarding Supreme Court judgment and awareness regarding custodial death in DK Basu versus West Bengal government case। तो DK Basu versus West Bengal ये बहुत ही फेमस जजमेंट है जो कस्टोडियल डेथ के खिलाफ है, यानी कि पुलिस की कस्टडी में जो डेथ हो जाती है ऐसा ना हो, इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो, पुलिस की सेंसिटाइजेशन वाली ट्रेनिंग हो, ये सब हो पा रहा है एनएचआरसी के एफर्ट से। तो अचीवमेंट है कि नहीं है, अचीवमेंट है, राइट। आपके एनकाउंटर्स, तो जैसे फर्जी एनकाउंटर आपने सुना होगा, तो अब आप ये कहेंगे कि देयर आर टाइम टू टाइम allegations regarding questionable police encounters across India, and in these cases as well NHRC take up investigation on the basis of complaint as well as suo motu cognizance, right। गाड़ी पलटने वाला इंसिडेंट आपने सुना होगा, कुछ टाइम पहले गाड़ी पलट जाती है यूपी पुलिस के केस में, राइट। लेकिन वहां पर एनएचआरसी कम से कम सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कहती है, वो कहती है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आपके जो शेल्टर होम्स हैं, प्रिजन रिफॉर्म्स हैं, इसमें एनएचआरसी का कंट्रीब्यूशन है, जैसे प्रिजन मैनुअल्स को अपडेट करना, न्यू एसओपीज लाना,
जैसे कि NHRC ने NCRB के डेटा के बेसिस पे रिपोर्ट पब्लिश करी कि हमारे यहाँ जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से 2.5 गुना ज़्यादा कैदी अभी हैं। तो इट एक्चुअली सेंसिटाइज्ड गवर्नमेंट्स एंड अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश करने के लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने एफर्ट्स किए हैं। बट क्या है कि उसमें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट द प्रॉब्लम आर अदर्स एज वेल. For example, so many people are not having legal awareness that they can be put on bail, right? तो ऐसे में NHRC सेंसिटाइज कर रही है कि यार गवर्नमेंट यू शुड हैव मोर एफर्ट्स रिगार्डिंग फ्री लीगल एड. तो NHRC उसमें पुश कर रही है. इसी पुश की वजह से हम कह सकते हैं कि टेलीलॉ मिनिस्ट्री ऑफ फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने टेलीलॉ शुरू किया. टेलीलॉ का मतलब होता है वही फ्री लीगल एड टेलीफोन के थ्रू, मतलब आपके कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू हम प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि घर वालों को पता लग सके कि उनके जो फैमिली पर्सन है दे कैन बी यूनाइटेड विद देम, राइट. ऐसे ही NHRC का रिसेंटली आप कोट कर सकते हैं रिगार्डिंग NRC इन आसाम, as due to the judgment of so many foreign tribunals, more than 1 lakh people were detained, and some of these cases NHRC in its investigation also raised these issues that there were some procedural lapse, document basis lapse, which led to detention of a person and taking away that person's right to declare himself herself as citizen. तो the due chance should be given to them. तो उसके बाद फिर रिव्यू करके नए फॉरेन ट्राइब्यूनल आए हैं. तो अब देखो, जैसे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ तो आपने देखा कि मैंने इसने कहा हाउ फार इज सक्सेसफुल, तो मैंने सक्सेस के कुछ एग्जांपल्स पे लाइट डालने की कोशिश करी है. मैंने वो जो रेडीमेड, आप जैसे ChatGPT कर लो तो एकदम से वो रेडीमेड कंटेंट आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पुलिस, ऐसा. अगर कोई ऐसे केवल थीम बना देगा और उसको बस एक्सपेंड कर देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्पाइट हैविंग नॉलेज यू विल गेट लेस देन एवरेज मार्क्स. लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ऐसा फ्रेमवर्क लेकर चलोगे कि यार मुझे ना ये पता होना चाहिए, अगर हाउ फार ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा कि अगर कहता है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NHRC, तो मैं ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव्स को पहले हाईलाइट करता. फिर एग्जाम यहाँ पर पूछा हाउ फार सक्सेसफुल इन ऑब्जेक्टिव्स, तो फिर मैं इस एंगल्स को यहाँ पर ला रहा हूँ. अब क्योंकि हाउ फार है तो ऐसे में ना मैं लास्ट वाले पार्ट में क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट को भी लेकर आऊँगा. जैसे इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन बॉडी, it is not having any teeth to bite, right? It cannot even give compensation to the victim. It can only ask concerned bodies to give compensation to the victim. It can only submit its investigation to the court. It does not have power to punish, right? And in past few cases there were questions on the NHRC that whether NHRC lack its capacity to investigate, क्योंकि dedicated इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क जो चाहिए NHRC को वो नहीं है. अभी भी ये डेपुटेशन पर जो ऑफिसर्स हैं उस पर डिपेंडेंट है. तो एग्जैक्टली जो कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को हाईलाइट कर दो, राइट. नाउ पार्लियामेंट्री कमिटीज आर इंडिस्पेंसिबल टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस. इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. क्या वर्ड यूज किया UPSC ने, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द 2 चैम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट डिस्कस. सीधा क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमिटी उसके यूज से है. अब क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ 2 चैम्बर्स, तो यानी कि कौन सी पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में साथ में आपको बताना है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है. तो ये देखो, पार्लियामेंट्री कमिटीज आर इंडिस्पेंसिबल टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस. पहला पार्ट तो ये हो गया. तो भाई पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो रोल होता है उसको आप एक्सपेंड करेंगे इस वाले पार्ट में, है ना. Legislative research, have avenues to connect with more stakeholders beyond the parliament as well, can actually work beyond the session of Lok Sabha, Raj Sabha. Their reports are a tool to keep a better check over the executive, ensuring accountability from the executive. सारे points generic point है, सीधा question है. इसके बाद it provides for the opportunity for cross pollination of the 2 chambers of the parliament. तो यहाँ पर हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वाले एग्जाम्पल्स को लाएंगे. जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, PAC, याद है आपको, 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, एंड PAC इज अमंग द, मतलब स्टैंडिंग कमेटी है और अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है टू एक्चुअली कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, क्योंकि CAG की रिपोर्ट आती है, चेक करती है. ऐसी कमेटी ऑन PSUs है ना. एस्टिमेट्स कमेटी को हम नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि एस्टिमेट्स कमेटी में केवल लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, है ना. अच्छा, दूसरा डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को आप कोट करेंगे. 24 कमिटीज़, 16 अंडर राज्यसभा, 8 अंडर लोकसभा,
सॉरी 16 अंदर अंदर राज्यसभा, 8 अंडर लोकसभा। अब देखो अंडर में बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर से जो है वहां पर लोकसभा स्पीकर का आ जाता है 16 में और 8 में राज्यसभा का, लेकिन जो मेंबर्स हैं वो तो दोनों ही हैं, जैसे 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, 31 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब फील नहीं आ रही कि ये पीएसआर का क्वेश्चन है? तो बिल्कुल बेसिक पॉलिटी है, मतलब पॉलिटी की यहाँ पे आना ही है क्योंकि पीएसआर में आपका पूरा पॉलिटी है। मतलब कुल मिलाकर बताऊं इसमें कुछ एग्जामिनेशन भी नहीं है, सीधा ये पूछा, इसके बाद डिस्कस पूछ लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि भाई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको सम्मान देते हुए हमें कम से कम 20% वर्ड इसके लेकुनास गैप पर भी फोकस करने चाहिए। जैसे ठीक है, हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज के रोल और इनकी तारीफ, स्ट्रक्चर, इनके बारे में बता दिया, लेकिन फिर हम गैप भी बताएंगे। जैसे डोंट यू थिंक ग्रेजुअली वी हैव सीन that less number of bills are being referred to the parliamentary committees? Yes, they have shorter tenure, only 1 year tenure, and within this 1 year tenure we have seen so many parliamentary committees are having absence of the members, right, in need of more legislative research support, right? तो ऐसे पॉइंट्स को हम थोड़ा एंड वाले पार्ट में लिख देंगे जिससे एक बैलेंस भी आ जाए कि हाँ क्रिटिक वाला पार्ट भी आपने लिखा है। नेक्स्ट, examine the constitutional provisions and nature of advisory jurisdiction। क्या बात है ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ पीएसआर ऑप्शनल पॉलिटी में गेस करना पेपर को बहुत आसान है इन कंपेरिजन टू प्रीलिम्स, ठीक है, चलो प्रीलिम्स बोलते हैं, ठीक। आप सबको पता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन न्यूज। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्हें आर्टिकल 143 की पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 पॉइंट पे जवाब मांगा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंडर। मैंने इस पे क्लास में तो पढ़ाया ही आपको, टेस्ट में भी, क्रैश कोर्स में भी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम लगी रही थी। प्लस मैंने यूट्यूब पर भी एक एनालिसिस बनाया था 1 घंटे का, उसमें सारे पॉइंट्स को ओपन कर लिया था, पास से लेकर अब तक क्या क्या एंगल है, तो डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आ गया एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अब देखो क्योंकि इसने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नेचर ऑफ एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यहाँ तो स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम एडवाइजरी जुरिडिक्शन में भी 2 तरह के एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जानते हैं, जैसे क्लॉज 1 क्लॉज 2 को जानते हैं। तो यू नो दैट विद रिगार्ड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रीटी एटसेट्रा, तो उस पर अगर कोई एडवाइस मांगती है सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट, तो हाँ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू गिव एडवाइस टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। बट व्हेन इट कम्स टू एनी एडवाइस दैट इज बीइंग sought by the honorable president regarding any public law, right, so in that case Supreme Court is not bound to give advice, right, like in case of Babari judgment, then President Ramnath Kovind ji also sought advice of Supreme Court, but Supreme Court did not give advice because Article 143 give this space to the Supreme Court, क्योंकि भाई जब मामला ऑलरेडी सब जुडिस है, इसमें पहले से हम एडवाइस दे देंगे तो फिर तो हम, मतलब सब जुडिस का क्या मतलब रह गया, मतलब why we are listening to the arguments of different parties if Supreme Court has given advice, राइट। खैर, तो इस वाले एस्पेक्ट, अब आपको पता है कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन में जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होती। जो करंट कंटेक्स्ट है उसको भी आप इसमें लेकर आएँ, क्योंकि इसने कहा है विद रिलेवेंट एग्जाम्पल, तो रिलेवेंट एग्जाम्पल में आप लेकर आइएगा। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने पूछा है रिगार्डिंग आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 145, तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स क्योंकि रिसेंटली डिबेट में थे, 143 के यूज में थे, इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। नाउ recent developments in Indian politics has not eroded the true spirit of federalism in India। क्या बात है। Critically examine this statement with the help of appropriate example। मतलब इसको कहते हैं सावधान क्वेश्चन। क्यों? आप सबको पता है रिसेंट पास्ट में सवाल उठते रहे हैं हमारी गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, कि आपके कुछ स्टेप्स की वजह से सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उसमें वो टीम इंडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली बात आ नहीं रही है। कुछ याद आ रहा है? तो उन इश्यूज को बताना है, लेकिन फिर ये भी बताना है कि ये इश्यूज तो चल रहे हैं जी, लेकिन एक्चुअली जो ट्रू स्पिरिट है ना फेडरलिज्म की, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इसी वजह से मैंने कहा सावधान क्वेश्चन है। और आपको क्योंकि ब्यूरोक्रेट बनना है, सिस्टम का पार्ट बनना है, तो आपको तो मैंने सिखाया ही हुआ है क्लासेस में कि यू हैव टू, मतलब अगर मन भी करे ना आपका कि यार अब तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ये गलत है वो गलत है, नहीं,
आपको नहीं करना, क्यों जिम्मेदारी ले रहे हो इतनी ज्यादा आप? ठीक, आप किसी के कंधे पर बंदूक रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू एडीआर, अकॉर्डिंग टू पीयूसीएल, अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु गवर्नमेंट इन रीसेंट पास्ट 8 अप्रैल 2025 जजमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट का स्टैंड याद आ रहा है कुछ? अरे मिसयूज ऑफ गवर्नर पावर अंडर आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, where governor also under article 163 actually uses this discretionary power on its own whims and fancies, है ना? लेकिन सावधानी से, जैसे कि क्वेश्चन है इन रीसेंट डेवलपमेंट, क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट कहते हैज नॉट eroded the true spirit of Indian federalism, critically examine the statement with the help of appropriate examples। और देखो आपसे कह रहा है, वो आपकी सावधानी चेक करना चाह रहा है, क्योंकि कह रहा है इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन आप करो। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट कहां पर चैलेंज की जा रही है, उन चैलेंजेस को बताओ और फिर बैलेंस भी लेकर आओ। ठीक है, तो जो जीएसटी कंपेंसेशन वाला इशू है, राइट, वो भी इसमें आ जाएगा। राइट, एग्जाम्पल्स लाइक केरला का एग्जाम्पल है, आंध्रा का एग्जाम्पल है, आपका तमिलनाडु वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल है। अरे याद करो ना, जैसे गवर्नर का रोल with respect to state legislative bills being passed or not, right? फिर enforcement directorate and CBI like investigative agencies, allegations of that they not following concept of rule of law, that some you can say opposition ruled states leaders being put behind bar। तो ऐसे, तो आपको ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना, आप कहेंगे ऐसे एलिगेशंस हैं जी, ठीक है, तो वो सारे डायमेंशंस आपको बताने हैं। और लेकिन फिर अंत में आपको बैलेंस करना है। व्हाई? बिकॉज फेडरलिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दे आर देयर टू सेफगार्ड दिस स्पिरिट। एंड इन दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, be it from legislative point of view, from administrative point of view, from financial point of view, here Supreme Court is taking care of these things, right? तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे किया है, जैसे कि प्रेसिडेंट है हमारे, फॉर एग्जांपल नवाब केस, आपका इससे पहले एसआर बोम्बई केस, ठीक है, तो अपना कोट करके बैलेंस कर देंगे आंसर। नाउ enunciate the impediments to women participation in local governance in the process of political decentralization। women का participation in local governance, उसमें कहां पर कृपा रुकी हुई है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। impediment मतलब कृपा रुकना, मतलब what are the issues, यही क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। तो अब देखो, चाहे सीधा क्वेश्चन हो, लेकिन हमें मार्क्स कमाने के लिए रोहिणी पांडे, सुधा पै, याद आ रहा है, स्कॉलर्स को हमने यूज करना है, एस्टर डफ्लो, इनको यूज करना है। ठीक है, वैसे ब्रॉड पॉइंट बताएं, इम्पेडिमेंट क्या है, रुकावटें क्या हैं, तो आप सबको पता है। पैट्रियार्कल सोशल रोल्स आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पेडिमेंट। रोहिणी पांडे केस स्टडी कुछ याद आ रहा है, डायरेक्टली उसको कोट कर देंगे हम, राइट। फिर लैक ऑफ एजुकेशन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम ड्यू टू विच मैनी फंक्शनरीज be it women are not truly empowered to actually participate in the local governance despite being the representative। फिर ऐसे ही social harassment and reaction from the certain social categories, certain categories या certain sections of our society, तो वहाँ से जो resistance आता है, harassment होता है, उसकी वजह से भी participation low हो जाता है, राइट। फिर ऐसे ही आपका वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो आइडिया है, उसको हम यहाँ पर कोट कर देंगे। तो इन वाले पॉइंट्स को अल्टीमेटली इम्पेडिमेंट है, लेकिन मार्क्स कमाने के लिए वही जो मैंने बताया, एस्टर डफ्लो, रोहिणी पांडे, सुधा पै, इनको हम कोट कर देंगे। वो प्रधानमंत्री वाला जो पॉइंट है वो तो है ही, वो तो बेसिक पॉइंट है, आप कोट कर ही देंगे उसको, तो राइट। लेकिन जब इसको शुरुआत करें तो शुरुआत में ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1/3 minimum reservation, and later certain states have even raised it to 50%, ये बताएंगे। और कंक्लूजन वाली साइड ना थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। जब इनिशिएट करें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बता दें, और बीच में आपके इश्यूज के बारे में बता दें, स्कॉलर्स के बारे में बता दें, और कंक्लूजन जब करें थोड़ा बैलेंस कर लें कि ऐसा नहीं सब कुछ खराब है, वी हैव सीन इंप्रूवमेंट एज वेल, राइट। कास्ट रिमेन्स
a vital axis of political mobilization in India. How would the caste census address the aspirations of the people? Discuss. पहला पार्ट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन है. कास्ट रिमेन्स वाइटल एक्सेस, कास्ट मोसैक, क्रिस्टोफर जेफलेट, कास्ट बेस्ड आइडियाज, कास्ट का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कास्ट पर, डायरेक्ट क्वेश्चन है. फिर हाउ वुड कास्ट सेंसस, अभी कास्ट सेंसस न्यूज में है, तो सेकंड वाला पार्ट जो है समझ लो कि 7.5 मार्क्स में आपको यही डील करना है. डिस्कस्ड है, पल्स में भी है, वीडियो भी मैंने बनाई है कास्ट सेंसस पे, सब कुछ हमारा कवर्ड है. अरे याद करो, पॉलिसी टारगेटिंग का भी आइडिया है, बेटर रिप्रेजेंटेशन का भी आइडिया है. फिर आपका अल्टीमेटली जो हम कहते हैं ना कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कैन ओनली बी बेस्ड ऑन अपडेटेड नंबर्स. सारे आइडियाज यहाँ पर आ जाएंगे. There is a debate on procedure for appointment of CEC and ECs, analyze its various aspect. CEC इनके लिए सुप्रीम कोर्ट का, पहली बात तो स्टार्ट करो तो पहले बताओ CEC EC हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, राइट. उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आ जाओ डायरेक्टली, क्योंकि प्रोसेस की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में. याद आ रहा है बर्नवाल जजमेंट 2023. देयर विल बी अ 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी जिसमें PM होंगे, लीडर ऑफ पोजीशन होंगे और CGI होंगे. उसके बाद फिर लॉ की बात कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, उस लॉ में क्या करा, CGI की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट नॉमिनेटेड बाय PM कर दिया, जिसके वजह से फिर आरोप लगे कि अल्टीमेटली ये 3 मेंबर जो सिलेक्शन कमेटी है ये तो फिर ट्वीक्ड हो गई इन द फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव. उन डिबेट्स को लेकर आना है. इसमें एडिशनल एंगल क्या रख सकते हो आप, देयर वाज अ कमिटी, दिनेश गोस्वामी कमिटी, व्हिच आल्सो गिव रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्मिंग दिस CEC एंड EC अपॉइंटमेंट प्रोसेस. फिर क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है डिबेट, तो डिबेट में आते हैं कि यार ये अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है क्या. तो भाई इम्पार्शलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो TN सेशन वर्सेस UI गवर्नमेंट, जिसमें कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ECI is not just having explicit power, it is having implicit power, whatever is necessary for free and fair election. And free and fair election was later declared as part of basic structure of constitution. सारे पॉइंट आ जाएंगे. और आज के टाइम पर तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये वाला क्वेश्चन. आप जानते हैं क्यों, राइट? बिकॉज क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड नाउ ऑन दिस. रीजन फॉर कंडक्टिंग पॉपुलेशन सेंसस 2027 हैज रीओपन द डिबेट, अगेन डिबेट. और देखो वो क्वेश्चंस पूछ रहा है जिस पे हम इतने बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, यूट्यूब पर भी वीडियो बनाई, अब कास्ट सेंसस बनाई, फिर ये देखो, क्योंकि नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी उसके बाद से सबसे पहली डिबेट कहाँ से आती है, नॉर्थ साउथ की डिबेट आती है. तमिलनाडु वाज रेजिंग दिस डिबेट. तो यहाँ पर वो आ जाएगा कि अल्टीमेटली पॉपुलेशन better planning, better family planning was done by southern states in comparison to another state. Northern state, we have seen inflated population in that time, 1970s to till now. And when it comes to southern states, we have seen less TFR. And due to this, if less population is there, and population is the criteria for giving seats in parliament, so it would actually make northern states more politically important. तो वो वाला भी डिबेट इसमें आ जाएगा, राइट. तो इसी डिबेट के एस्पेक्ट्स को हम ओपन कर देंगे, राइट. विद रेफरेंस टू नेहरूवियन पर्सपेक्टिव ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसका ओपनिंग टॉपिक ही क्या है, ये नेहरूवियन, गांधीयन, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं. नेहरूवियन विद रेफरेंस टू एग्जामिन हाउ अर्ली फेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हैज लेड द फाउंडेशन. अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ली फेजेस में ऐसा क्या हुआ जिससे अब हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की फाउंडेशन है. क्या गजब की बात है. मतलब ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट ना लीस्ट एक्सपेक्टेड मानते थे, और मैं कहता था कि देखो गांधीयन नेहरू से शुरुआत करो. गांधीयन नेहरू के दोनों के पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, डिफरेंस पे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू के टाइम पर कुछ ऐसा हुआ जिससे आज की इकोनॉमिक ग्रोथ की फाउंडेशन है. बताओ फिर क्या क्या हुआ, उन एस्पेक्ट पर फोकस करो. जैसे इनिशियल फोकस ऑन एग्रीकल्चर, कंसिडरिंग दी marginalized farmer community of India and huge dependence on, मतलब huge issue of food security. प्लस फोकस करो आपके प्लानिंग पे, फोकस करो हैवी इंडस्ट्रीज पर, देन आपकी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर, जिसमें कि आपके IITs, NITs एटसेट्रा, CSIR. तो कहने का मतलब है एग्रीकल्चर, heavy industries which are going to, which were later considered as
few examples like temples of modern India, आपके dams, heavy industries like BHEL, GAIL, etc., oil and gas, cement, fertilizer. So these were heavily capital intensive industries, and India was in lack of capital when it comes to mobilization from private sector plus socialist leanings, and that is why government infusing capital in PSU was only way. Plus जो आपकी institution building हुई for skills, चाहे IITs हैं, NIITs etc., तो अल्टीमेट CSIR हैं, आपकी ISRO हैं लेटर पार्ट, तो अल्टीमेटली ये फाउंडेशन बना, राइट। तो इन्हीं डेवलपमेंट्स के बारे में हमें यहाँ पर बताना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर यहां तक है सब कुछ क्लियर, तो मेंशन वाह। तो इस बार PSR ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं रॉक करने वाले, हमेशा की तरह, वैसे तो हर साल ही रॉक ही कर रहे हैं 2014 से, लेकिन इस बार बहुत ही ईजी आ गया। और पॉलिटी का जो पेपर था, GS पेपर 2 पॉलिटी, दैट वाज ट्रिकी। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और पेपर 2 का फर्स्ट इंप्रेशन करेंगे, ये क्विक डिस्कशन करेंगे, और फिर मैं मॉडल आंसर्स पे अलग से एक सेशन लूंगा जिसमें आपको लिखना सिखाऊंगा कि जनरल मतलब इंट्रोडक्शन कितने टाइप के हो सकते, लिखे जा सकते थे, बॉडी में क्या क्या लिखना था, क्या एक्स फैक्टर वाले पॉइंट लिखने थे, ठीक है। मीनवाइल आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो एक PSR टॉपर टेलीग्राम ग्रुप है, PSR शशांक त्यागी, यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पेपर 2 भी हमारा आ चुका है, और दूसरा ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो मेरे फ्री इनिशिएटिव से आए हुए थे, जो मैं यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए चलाता हूँ। आंसर राइटिंग, जिसमें हम डेली आंसर राइटिंग पोस्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन थीम वहाँ से आए हैं, और इसमें मेरा भी कुछ अचीवमेंट नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि पेपर इतना ईजी आ गया यार, मतलब क्या ही कहें, ज़्यादातर क्वेश्चंस। और वैसे भी कुछ क्वेश्चंस तो UPSC थोड़ा ऐसे रखती है कि वो स्टैंडर्ड PYQ बेस्ड होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि PSR ऑप्शनल में 1/3 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं उसकी थीम आपको PYQ बेस्ड ही मिलेगी। इस वजह से PYQ पर हमने स्पेशल फोकस किया, क्लासेस में भी, टेलीग्राम ग्रुप में सबके लिए ओपन भी, और क्रैश कोर्स में भी, राइट। और यहां पर आपको कंपाइलेशंस भी मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिए अपना। और जो लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर PSR ऑप्शन का न्यू बैच कब आएगा, तो ये रहा न्यू बैच, ओके ये रहा। सो PSR ऑप्शनल न्यू बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज कुछ सेल चल रही है, एंड ऑफ सीजन सेल, तो एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। खैर, तो क्लासेस हैं PSR फाउंडेशन की, उसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है। एवरीथिंग दैट केम इन एग्जाम टुडे was covered, everything, not a single thing. What I provide to you, comprehensive notes, उसके बाद short notes, PSR Pulse जो आपके करंट के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जगह जगह से करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक जो PSR Pulse आई प्रोवाइड, स्पेसिफिकली बताता हूँ आपको कि देखो इसको यूज भी कहाँ करना है। रैंडम न्यूज पढ़ने से काम नहीं होगा, 50 आर्टिकल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक के लिए जब पता है उससे एक क्वेश्चन आएगा 220 वर्ड्स 250 वर्ड्स का, उसके लिए मैं ऑलरेडी क्रिस्प कंटेंट आपको दे रहा हूँ। जो इस बार हमारे मेंस में स्टूडेंट्स गए उनके लिए मैंने ऑलरेडी माइंड मैप्स भी उनको दिए। 41 पेजेस में पूरा पेपर 1 कंप्लीट, नॉट जस्ट सेक्शन है, पेपर 1 पूरा कंप्लीट। तो अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहता है। यू जस्ट हैव टू वर्क इन क्लासेस, वर्क इन अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, ठीक है। वो क्लास आपको टाइम स्लॉट दे देती है और जिसमें आप वो मेहनत करने लगते हैं, जिस मेहनत से आपके अंदर वो स्किल सेट आ जाएगा कि यू कैन स्कोर मोर। एंड स्कोरिंग 300+ इन PSR ऑप्शनल हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स करते हैं। उसमें से कितने स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे थे। जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो आप भी कर लोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। अभी पेपर 2 देख लेता हूँ, आ गया है, फिर पेपर 2 के इंप्रेशन में मिलूंगा आपसे।